तो आज हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स की, पेजेंट मूवमेंट्स की। पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, कॉमन मैन कहेगा कि नहीं अब तो यलगार हो, युद्ध हो। बंगाल बिहार उड़ीसा में जब जो है नवाब से राज्य छीन लिया गया है, तब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट एक्सपोज हो गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हमने देखा कि गांव गांव में घुस रही है, पेनिट्रेट कर रही है। तो अब क्या होगा कि हाँ, विद्रोह होगा। इन्होंने कहा है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, इस तरह के बैंस भी लगा दिए हैं। वॉरेन हेस्टिंग के रेवेन्यू सिस्टम में सिस्टम था बिडिंग का, इजारा सिस्टम था, इजारा। मान लो कोई इलाका है जहां की वैल्यू 2 लाख रुपए है कि यहां से लगान 2 लाख रुपए का निकलता है, तो अब इसमें जब हम बिडिंग करवाएं तो कितना मैक्सिमम जो है खींच सकते हैं। तो 1824 में रानी चिन्नम्मा हैड रिवोल्टेड। एक बड़ी कहानी, एक बड़ी वीरांगना है रानी चिन्नम्मा। तो करमशाह इज द फाउंडर ऑफ पागलपंथी, लेकिन हाँ जो रिवोल्ट जो है वो बेसिकली किसका है, वो टीपू शाह का है। दे विल बी लाइक मसीहा, कि हाँ जैसे डिवाइन पावर है, भगवान ने ही भेज दिया है ना, और वो मसीहा बन जाएगा सबका कि हाँ भाई इन्होंने बोल दिया है तो अब ये अटैक करना पड़ेगा। तो दे हैड रिवोल्टेड। 1760s में ही जो है अंग्रेज यहाँ पे आ गए थे और 1768 में हमें यहाँ पर रिवोल्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि सेना है ना, सैनिक लोग हैं, अब इनकी लड़ाई पे भरोसा है कि हाँ ये युद्ध कर रहे हैं तो मतलब मचा ही देंगे। तो मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट्स, रिकरिंग रिवोल्ट्स हमको देखने को मिले। ट्राइबल रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज का ट्राइबल पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, ऐसा करके सवाल जो है आया हुआ है। हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? तो स्वागत है आपका PWOVIS पे और उम्मीद है कि मॉडर्न इंडिया आपका सही ट्रैक पे जा रहा होगा। राइट, तो आज हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स की, पेजेंट मूवमेंट्स की, राइट, साथ में सिविल रेबेलियंस की भी, राइट ना। तो ओवरऑल समझते हैं कि हाँ, ये जो अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्म थे उसके खिलाफ क्या हमने 1857 तक इंतजार किया कि हम लोग युद्ध करेंगे? तो रियलाइज नहीं, उसके पहले छोटे मोटे बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे रिवोल्ट रिबेलियन वगैरह हुए हैं, तो पहले उनको केटर करेंगे। चलिए तो बात शुरू करते हैं। सो क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? तो एक हम बात करेंगे सिविल रिबेलियंस और पेजेंट मूवमेंट्स की, जिसमें समझेंगे पहले कि होता क्या क्या है ये, राइट, और फिर जो है चलेंगे थोड़ा पूरे इंडिया में, देखेंगे क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, और फिर एक मुद्दा समझेंगे कि हाँ ट्राइबल्स का मुद्दा क्या है, ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो पहले मुद्दा समझेंगे, फिर कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स देखेंगे कि हाँ कुछ कुछ हो रहे हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है संथाल रिबेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सेपॉय म्यूटिनी हम पढ़ेंगे क्या होता है। सेपॉय म्यूटिनी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन सेपॉय म्यूटिनी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, वहीं पे हम लोग सेपॉय म्यूटिनी भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, यू कैन एक्सप्लोर ऑल्सो। बाय द वे, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएंगे और वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कुछ आपको बैच में कुछ करना नहीं है ना, खाली जाके डाउनलोड करना है। या ऑल्सो अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी PWOVIS, मैं आपको पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई एम ऑथर फॉर ऑल्सो जो है, आई एम ऑल्सो ऑथर फॉर मॉडर्न इंडिया, राइट है ना। तो यस, तो हाँ, तो जो है मॉडर्न इंडिया ही मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। खैर सो जो है, बाय द वे, आप मेरे पुराने सारे एक्सपीरियंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर जो है आप ये यूजर नेम यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे भी आप जो है इसको ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। चलिए तो बात शुरू करते हैं, पहला लेक्चर ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट्स। तो ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट, सही बात करते हैं, हाँ ये कहानी क्या है। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा, हमने कहानी शुरू करी थी कि हाँ इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा हमने बात करी थी कि यूरोपियंस आए थे और उसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज समथिंग जिसने 1757 से राइज किया। तो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों ने पढ़ा है ना, वॉर भी देखी और उनकी डिप्लोमेसी भी देखी। प्लस एक और प्लेयर हम लोगों ने एंटर कराया, विच वॉज ब्रिटेन। कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है और बहुत सारे एक्ट्स वगैरह दे रहा था। प्लस अनदर थिंग वी सॉ कि हाँ ये राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो पॉलिसीज थी, पॉलिसी, दिस इज समथिंग विच हैज अफेक्टेड कॉमन मैन। तो पहले पार्ट में 4 प्लेयर है, राइट, आपके इंडियन स्टेट्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, ब्रिटेन हो गया और कॉमन मैन। तो कॉमन मैन का हमने दर्द समझा कि हाँ कॉमन मैन जो है क्यों परेशान है इनकी पॉलिसीज की वजह से, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी हो, राइट ना, और चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो ये सारी पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रही थी, कॉमन मैन को यहां पर अफेक्ट कर रही थी। एंड दैट इज द रीजन कि कॉमन मैन जब भी जो है पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, कॉमन मैन कहेगा कि नहीं अब तो यलगार हो, युद्ध हो, तो बार बार युद्ध होगा, बार बार ऐसा युद्ध होगा। तो छोटे मोटे ऐसे कई जो है रिवोल्ट 1857 तक हुए और 1857 में एकदम चरम सीमा हो गई है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 बड़ा रिवोल्ट है, इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं।
तो बिफोर वी टॉक अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके पहले छोटी मोटी लड़ाइयां जो हैं, है ना, जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, इनको देखेंगे कि हाँ ये क्या कैसी लड़ाइयां हैं, इसमें क्या हो रहा है। पहला मुद्दा आज हमारा ये है। तो इसमें इसमें वापस एक बार समझते हैं स्ट्रक्चर को कि यहां पर अब तक हमने देखा कि कोई राजा महाराजा, बड़ा राजा महाराजा है, लेट्स से मराठास। अब मराठास के नीचे क्या है कि कोई छोटे छोटे किंग्स हैं, छोटे मोटे राजाज हैं, किंग्स, या इनके नीचे हम देख रहे हैं कि हाँ इनका एक राज्य है, राजाओं का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, राजा की आर्मी है, राजा के मंत्रीगण हैं, नोबल्स वगैरह हैं, नोबल्स, या प्लस प्लस हम देख रहे हैं कि हाँ इसके नीचे बहुत सारे गांव हैं। इन गांव में कुछ इलाकों में जमींदारी है, जमींदार भी एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं को अवध में तालुकदार कहते हैं। तो जमींदार, तो जमींदारियां भी हैं, जमींदारियां भी एग्जिस्ट करती हैं। प्लस प्लस जमींदारी के साथ साथ इन्हीं गांव में, इन्हीं इलाकों में वी हैव पेजेंट्स, किसान, एंड वी हैव आर्टिजन्स। तो अभी तक हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें देखी थी कि हाँ भाई मराठास के युद्ध साथ युद्ध हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जब मराठास चले गए, मराठास नहीं रहे, या फिर जो है बंगाल बिहार उड़ीसा में जब जो है नवाब से राज्य छीन लिया गया है, तब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट एक्सपोज हो गया है। हाँ ये छोटे मोटे राजे महाराजे, उनकी आर्मी, उनके नोबल्स, राइट, जमींदार, पेजेंट, आर्टिजन, ये एक्सपोज हो गए हैं टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हमने देखा कि गांव गांव में घुस रही है, पेनिट्रेट कर रही है। तो अब क्या होगा कि हाँ विद्रोह होगा। अब इस विद्रोह को एकेडमिकली हम जो है 4 पार्ट में बांटते हैं। एक है कि हाँ भाई अगर लेट से ये राजा, छोटू राजा जो है, या फिर जो इसकी आर्मी है, या जो इसके नोबल्स हैं, अगर ऐसे वर्चस्व वाली जनता रिवोल्ट कर दे, अगर कोई बड़ा जमींदार भी है, तो इसको कहा जाता है सिविल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन। या और अगर ये किसान, आर्टिजन्स वगैरह, ये सब जो है छोटा जमींदार है, और ये लोग अगर रिवोल्ट कर दें, तो दिस इज कॉल्ड एज पेजेंट रिवोल्ट। अब ये रिबेलियन, रिवोल्ट, ये सब इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिविल रिबेलियन को सिविल रिवोल्ट नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, ऐसा कुछ जो है सैक्रोसैंक्ट नहीं है, राइट। एकेडमिकली ये सारी चीजें ओके, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, रिवोल्ट, रेजिस्टेंस, राइट ना, जो है रिबेलियन, ये सारी बातें ठीक है। सुनाओ तो वन इज योर सिविल रिबेलियन, वन इज योर पेजेंट रिवोल्ट। नाउ अनदर थिंग, इसके साथ साथ एक और एलिमेंट भी है कि हाँ कहीं कहीं इसी राज्य में छोटा मोटा ट्राइबल इलाका भी है, ट्राइबल्स। अब ये जो ब्रिटिश राज्य है, ये ब्रिटिश राज्य जो है कहीं ना कहीं इनको भी परेशान करेगा, एंड दे विल ऑल्सो रिवोल्ट। तो देयर इज थर्ड कैटेगरी विच इज ट्राइबल रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स। और चौथा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नीचे एक आर्मी हायर करी है। अब इसमें यूरोपियंस भी हैं और इसमें इंडियन सिपाही भी हैं। अब सिपाही को बना देंगे लोग सेपॉय, अंग्रेजों की भाषा में सेपॉय। तो ये जो इंडियन सेपॉयज हैं, इनका भी कुछ दर्द है, ये भी समझेंगे। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज म्यूटनी, सेपॉय म्यूटनी। आर्मी के टर्म्स में म्यूटनी बोलते हैं, तो म्यूटनी, तो सेपॉय म्यूटनी, तो सेपॉय म्यूटनी। तो टोटल ये 4 कैटेगरी में रिवोल्ट एग्जिस्ट करती हैं, सिविल रिबेलियन, ट्राइबल रिवोल्ट्स, पेजेंट रिवोल्ट एंड सेपॉय म्यूटनी। अभी हमारा मुद्दा क्या है कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एक और बात समझो कि अगर मान लो ये जो राजा है, छोटा राजा, अगर ये विद्रोह कर देगा, अगर लेट से ये आर्मी जो है विद्रोह कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो हाँ, तो इनके दर्द के साथ जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के आर्टिजन हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो सिविल रिबेलियन है और जो पेजेंट रिवोल्ट है, 1857 तक इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, राइट, ऑलमोस्ट एक ही बात है कि हाँ सिविल रिबेलियन में जो है किसान भी इन्वॉल्व है ना। तो सिविल रिबेलियन और पेजेंट मूवमेंट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक ही ऐसी चीज है। तो इसमें कोई बहुत ऐसा क्लियर जो है डिस्टिंक्शन हम नहीं कह सकते कि हाँ सिविल रिबेलियन हो रहा है पर किसान पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो किसान पार्टिसिपेट करेंगे। तो सिविल रिबेलियन और पेजेंट मूवमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसी ही बातें हैं, हम इसको एक ही कैटेगरी में एक साथ देख लेंगे। चलिए खैर, है ना, हाँ डेफिनेटली कुछ जो है कुछ मूवमेंट्स होंगे जिसमें पेजेंट ही डोमिनेट करेगा, उसको हम कहेंगे कि हाँ ये प्योर पेजेंट मूवमेंट है, राइट ना। बट लॉट ऑफ प्लेसेस विल सी कि हाँ दिस इज सिविल रिबेलियन। तो ऐसा बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है इतना क्लियर डिस्टिंक्शन, राइट ना, अपने काम का भी नहीं। तो पहला अपना मुद्दा है, हम लोग बात करेंगे पेजेंट रिवोल्ट्स की और उसके साथ साथ सिविल रिबेलियन। तो अपना पहला टारगेट है सिविल रिबेलियन, सिविल
रिबेलियन प्लस पेजेंट मूवमेंट या फिर पेजेंट रिवोल्ट, ये अपना क्या है पहला मुद्दा है कि हाँ कोई कोई जो है सिविल रिबेलियन में, जैसा कि हमने कहा कि हाँ कोई राजा है, राजा की आर्मी है और राजा के नोबल्स हैं, कोई मंत्री है, और पेजेंट मूवमेंट मतलब किसान आर्टिजन ये लोग रिवोल्ट कर दे तो पेजेंट मूवमेंट, ये पहला मुद्दा है। नाउ बिफोर आई गो हेड इनटू दिस, एक छोटी सी बात हम समझना चाहेंगे कि हाँ ये टॉपिक जो है मेंस पर्सपेक्टिव से यू ओनली हैव टू गिव एग्जांपल्स, किसी पर्टिकुलर रिवोल्ट को में ऐसा यूपीएससी डीप नहीं गया है और जरूरत भी नहीं जानने की। तो क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसे 40-50 कहानियां हैं, तो ये 40-50 कहानियों में ऐसा बहुत आपको घुसना नहीं है कि हाँ वो कितने घोड़े लेके दौड़ा, उसके पीछे सेना कितनी भागी, फिर लोगों ने कौन सी जय जयकार किया, ये सब जो है हमारे काम का नहीं है ना। तो इसमें जो है डाइग्रेस मत होना, ऐसा डेविएट मत हो जाना कि हाँ ये सारी रिवोल्ट पे अब सब में हम लोग यूट्यूब वीडियो देखेंगे, सब में हम लोग जो है रिसर्च करेंगे, विकिपीडिया पढ़ेंगे, राइट ना, इधर उधर 2-4 किताबों से पढ़ेंगे, इतनी कोई जानकारी आपको नहीं चाहिए। ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन टू इज कि हाँ उस रिवोल्ट का नाम क्या है, और नाम में ऑटोमेटिकली एक चीज आ जाएगी कि कहां की रिवोल्ट है ये, एक बात है ना कि हाँ उस रिवोल्ट को क्या बोलते हैं और वो किस इलाके की रिवोल्ट है, ये पहला मुद्दा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुद्दा इसमें इंपॉर्टेंट है रीजन, बट रीजन हमें बहुत अलग अलग मिलेगा नहीं। ऑटोमेटिकली हम लोग जो पेन समझ चुके हैं, जो दर्द समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि हाँ इन लोगों को क्या दर्द हो रहा है, तो रीजन मोर और लेस कॉमन ही होने वाला है। तो इसके ऊपर जो है बहुत रिसर्च नहीं करनी, पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमें समझना नहीं, खाली खाली जो है रिवोल्ट का नाम क्या है, कहां की रिवोल्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर इसमें कोई लीडर एग्जिस्ट करता है, कोई एक आध नाम अगर एग्जिस्ट करता है कि हाँ इन्होंने लीडरशिप करी, इन्होंने मोर्चा संभाला, तो वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट है ना। तो एक और जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो होगा नाम, कि हाँ कोई अगर ऐसा लीडर है, कोई ऐसा यू कैन से योद्धा है इसमें, तो हाँ तो उस लीडर के बारे में जानना। चौथी बात क्या होगी, लास्ट में उसको दबा दिया जाएगा, सप्रेशन कर दिया जाएगा, ये हर रिवोल्ट के साथ होगा, तो ये भी कॉमन है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इन दी एंड अंग्रेजी आर्मी आएगी और उसको सप्रेस कर देगी, ये तो होना ही है ना। इसके बाहर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई रिवोल्ट हुआ हम आजादी हो गए, ऐसा तो हो नहीं पाया। तो हाँ तो ये सप्रेशन भी कॉमन है, तो इसके ऊपर भी जो है टेंशन नहीं लेनी। तो हाँ तो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि भाई जो है ये बता दीजिए कि कहां का है क्या है, या फिर पूछ सकता है कि हाँ भाई कौन लीडर था, इन्हीं पे सवाल हो सकता है। एक और चीज जो आएगी वो है टाइम, रफ टाइम फ्रेम, है ना कि हाँ रफली यहां की बात है, इट इज गुड इनफ। कोई ऐसा बहुत ईयर वियर भी याद करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली 1803 में ये हुआ, 1805 में ये हुआ, ऐसा कुछ बहुत आपको ईयर याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो इन दी एंड आपकी कॉपी में खाली इतना लिखा हो कि हाँ ये सन्यासी रिबेलियन है और इसमें ये 2-4 लोग इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों हुआ होगा, क्योंकि किसान को सप्रेस किया जा रहा होगा, किसान दुखी होगा तो वो लोग जाग जाएंगे, राइट, यही होगा। अब उसमें 2 लीडर होंगे, है ना कि हाँ भाई मजनू शाह है, राइट, देवी चौधरानी है, तो हाँ ठीक है एक आध नाम सुन लेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा जो है उसके ऊपर कोई बहुत हमें रिसर्च नहीं करनी। हालांकि हम सुनेंगे, है ना, एक बार सुन लो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, राइट है ना, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, वरना यही करते रह जाएंगे, है ना। तो ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर रिवोल्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, कितनी तलवार से युद्ध हुआ है कि भाले से युद्ध हुआ है, ये सब जो है चीजें हमें रिसर्च नहीं करनी है। चलिए आइए तो बात शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सिविल रिबेलियन और पेजेंट मूवमेंट्स, दिस इज समथिंग वी विल स्टार्ट विद। तो मैं यहां पे एक मैप यूज करूंगा और इसी मैप में मैं आपको लिखता चलूंगा, आप भी ऐसे बना सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं, उसी में लिख लें, राइट। दिस इज समथिंग यू कैन डू। सुनाओ, तो जब जब अंग्रेजों ने, कहानी वहीं से शुरू करते हैं, कहां से कि हाँ जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, कब से, 1765 से, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कहां पे, बंगाल बिहार उड़ीसा में, और इसके बाद चालू हुआ था डुअल गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला पार्ट है ये अफेक्टेड पार्ट है, तो सबसे पहले लड़ाई भी यहीं पे होने वाली है। तो यहीं पर एक रिबेलियन होता है, जब ये डुअल गवर्नमेंट चल रहा है, जब जो है हम कह रहे थे कि हाँ 1770 में, राइट, 1769-70 में देयर वाज फैमिन और 1/3 बंगाल इसमें मारा गया। तो हाँ तो भाई जो है चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे, यहीं पे हमें पहला विद्रोह दिखाई दे जाएगा। तो रियलाइज कि हाँ जलपाईगुड़ी में वी हैड सन्यासी रिबेलियन,
एंड दिस इज 1770s, सन्यासी रिबेलियन। अब हो क्या रहा है कि अंग्रेज जब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं किसानों के साथ, तो जो है तो वहां पे उन्होंने ये किसानों से पैसे लेने के चक्कर में एक तो ऑपरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कोर्शन हो रहा है, जोर जबरदस्ती हो रही है, और दूसरा इनसे पैसे लेने के चक्कर में इन्होंने कहा है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, इस तरह के बैन्स भी लगा दिए हैं। अब ऐसे में वहां पे सन्यासी थे, तो सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी ओरिजिनली किसान ही थे, है ना, जो आगे जाके सन्यास ले लेते हैं। सन्यास कौन लेता है? पहले कोई गृहस्थ जीवन में होता है, खेती बाड़ी कर रहा होता है, और फिर वो आगे जाके सन्यास ले लेता है। तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी उस इलाके में थे, और सन्यासी कहीं ना कहीं मानते थे कि इस इलाके की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर है। तो जब यहां पे बंगाल में इस तरह का ऑपरेशन हो रहा था, तो जलपाईगुड़ी में जो सन्यासी लोग थे ना, उनका ग्रुप था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है क्या करेंगे, हम विद्रोह कर देंगे। तो ये जो पॉलिसीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसके खिलाफ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज, तो किसानों वगैरह के साथ मिलकर सन्यासियों ने किसानों को इकट्ठा किया, जमींदारों को इकट्ठा किया, और जो वहां की फैक्ट्रीज वगैरह थी उनके ऊपर अटैक करने लग गए। जो जमींदारों की कचहरी वगैरह थी उसके ऊपर अटैक करने लग गए, सब तोड़ फाड़ दिया, और वहां पे पूरा जो है उस इलाके में क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अब फिर क्या हुआ, आर्मी बुलाई गई। अब यहां पे जो है कुछ लीडर्स हैं, तो एक यहां पे इंपॉर्टेंट लीडर है मजनू शाह, और दूसरी है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी, ये दो लीडर यहां पे हम कम से कम ध्यान रखेंगे कि हाँ, दे वर द लीडर्स हु वर बेसिकली रिवोल्टिंग। और इवेंचुअली अंग्रेज आ गए, तो थोड़ा सा सीक्रेट रिवोल्ट जैसा ये होने लग गया, थोड़ा सा दब गया, अंडरग्राउंड हो गया, और इवेंचुअली ये सप्रेस कर दिया गया। तो सन्यासी रिबेलियन, तो 1770s में हमें इस तरीके का रिबेलियन दिखाई देता है, विच इज सन्यासी रिबेलियन। अब ये सबसे पहले हम इसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ है। दूसरी बात, इसी पे आगे जाके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसके ऊपर एक नॉवल लिखी है जो बहुत फेमस है। इनफैक्ट दो नॉवल लिखी हैं। एक उनकी नॉवल है आनंद मठ, पढ़ी होगी शायद आपने। तो 1880s में एक नॉवल लिखी गई आनंद मठ, जो कि सन्यासी रिबेलियन की कहानी है, हो सकता है स्कूल में आपने पढ़ी है। दूसरी उन्होंने एक नॉवल लिखी देवी चौधरानी, तो देवी चौधरानी। तो ये दो किताबें जो हैं, ये दो किताबें एक्चुअली इसी के ऊपर बेस्ड है। ये सवाल हो सकता है ना, सवाल हो सकता है, हुआ है, राइट ना, पूछा यूपीएससी ने। तो खैर, तो सन्यासी रिबेलियन। दूसरा दूसरा हमें एक रिवोल्ट दिखाई देगा आपका बहराइच, गोरखपुर और बस्ती में। तो another revolt is somewhere over here in गोरखपुर, बहराइच, बस्ती। दिस इज 1781। तो हमें याद आ रहा है कि यहां पर क्या कर दिया था, यहां पे वॉरेन हेस्टिंग आ गया था, और वॉरेन हेस्टिंग का हमें रेवेन्यू सिस्टम याद आ रहा है। वॉरेन हेस्टिंग के रेवेन्यू सिस्टम में सिस्टम था बिडिंग का, इजारा सिस्टम था, इजारा, इजारा। तो यहां पे वॉरेन हेस्टिंग इंटरेस्टेड है ये समझने में कि बिडिंग कितनी होनी चाहिए। मान लो कोई इलाका है जहां की वैल्यू 2 लाख रुपए है, कि यहां से लगान 2 लाख रुपए का निकलता है। तो अब इसमें जब हम बिडिंग करवाएं तो कितना मैक्सिमम जो है खींच सकते हैं? क्या 3 लाख की बिडिंग ठीक होगी, या 4 लाख, या 5 लाख, या 8 लाख, या 10 लाख? है ना, कि हाँ कितना सरप्लस है, कितना लूटा जा सकता है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने ही आदमी से बिडिंग करवानी पड़ेगी, कि कोई अपने ही आदमी को हम लोग यहां का इजारा दे देंगे। अगर वॉरेन हेस्टिंग यहां पे इजारा दे दे तो वो पूरा मैक्सिमम लूटने की कोशिश करेगा, और उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना पैसा यहां से निकल सकता है। तो यहां पर थे अलेक्जेंडर हैने। तो अलेक्जेंडर हैने को यहां पे क्या दे दिया गया, इजारा दे दिया गया, हैने, मेजर हैने। तो हैने को यहां पे इजारा दे दिया गया। अब हैने बिल्कुल लूटपाट में लग गए, है ना। ये छोटी सी जगह में उस समय इन्होंने 22 लाख रुपए इकट्ठा किए, और ये 22 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए, है ना, उन्हें बहुत ऑपरेशन करना पड़ा, मारपीट करनी पड़ी, जो है युद्ध करना पड़ा। यस, है ना। तो हाँ, तो जो है इसकी वजह से क्या हो गया, इन इलाकों में रिवोल्ट हो गया। तो फाइनली अंग्रेजों को समझ में आ गया कि गलती हो गई, तो इसका इजारा कैंसिल कर दिया, राइट, है ना, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, है ना। फिर हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ऐसी जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं करेंगे। तो 1781 में, तो दिस इज ऑल अंडर वॉरेन हेस्टिंग ओनली, यानी हमारी जो है कहानी की शुरुआत में ये सब हो रहा है कि हाँ, आपको जो है सन्यासी रिबेलियन दिखाई दे रहा है, आपको ये बहराइच, गोरखपुर, बस्ती में इजारा, हैने का इजारा दिखाई दे रहा है। अनदर थिंग इज रंगपुर। तो रंगपुर, तो दूसरा एक इलाका था रंगपुर।
ओवर हियर। इसको बोलते हैं रंगपुर ढिंग। ये भी शुरुआती दौर में है, 1783 में है रंगपुर ढिंग। सेम वही बात कि हाँ ये इजारा वगैरह रेवेन्यू फार्मिंग वगैरह जो है चल रहा है, और ऐसे में जो है लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे कुछ लोकल जमींदार जो थे, है ना, जो यहाँ पे विलेन लोग थे, तो उसी में एक नाम आता है देवी सिंह। तो देवी सिंह, तो इसी में एक विलन था देवी सिंह। देवी सिंह ने यहां पे एकदम खून खराबा, रेन ऑफ टेरर चालू कर दिया। तो कहते हैं कि हाँ उसने बिल्कुल खौफ क्रिएट कर दिया इस इलाके में, जो है मारपीट करता था, लोगों से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा करता था। तो एकदम से यहाँ पे जो है लोग परेशान हो गए, रेन ऑफ टेरर हो गया, खौफ हो गया कि कहीं देवी सिंह ना आ जाए। रटना कि हाँ रात को जो है माँ अपने बच्चे से कह रही है कि हाँ सो जाओ वरना देवी सिंह आ जाएगा, है ना। तो ऐसा देवी सिंह का एकदम यहाँ पे खौफ चल रहा है। तो ये उस जमाने का क्या है, गब्बर है, गब्बर। तो हाँ, तो देवी सिंह का यहाँ पे खौफ चल रहा है। तो अब पहले तो यहाँ पे जो जनता थी उन्होंने जाके सरकार से कंप्लेन करी कि भैया देवी सिंह देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ करिए इनका। तो सरकार ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पैसा मिल रहा है। तो सरकार इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी, सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। नाउ अब जो है ये जो किसान थे अपने गांव वाले जो थे, तो गांव वाले को लगा कि अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसी में से फिर एक धर्मेंद्र जो है जागा। धर्मेंद्र का नाम है दिरजी नारायण। तो जो हीरो है हमारा, तो हीरो इज दिरजी नारायण। दिरजी नारायण ने जो है पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, अपनी छोटी सी जो है एक कह लीजिए आर्मी बना ली। और फिर ये जो जितने विलन थे, राइट ना, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, जितने विलन थे यहाँ पे सबकी पिटाई करी, सबको यहाँ पे पिटाई करा, है ना। पिटाई कर करके गांव से भगाना शुरू किया। प्लस जो जमींदार वगैरह उनको परेशान कर रहे थे, उनकी कचहरी वगैरह पे, उनके गोडाउन पे, तो स्टोर हाउस में जहां पे इन लोगों ने सब लूटपाट का सामान भरा हुआ था, सब जो है इन्होंने लूटा पाटा। और इनफैक्ट यहाँ पे मोर और लेस एक छोटी सी गवर्नमेंट बना दी, सरकार बना दी अपनी, राइट ना, कि हाँ हमारे कंट्रोल में रहेगा, कोई अथॉरिटी, कोई जो है जमींदार हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इस इलाके में ये लोग छा गए, है ना, इस इलाके में लोग छा गए। और जो है फिर यहाँ पर एक और टर्म आता है, ढिंग खर्चा। तो ढिंग का मतलब क्या होता है, ढिंग, तो ढिंग का मतलब ही होता है रिबेलियन, कि जब आप विद्रोह कर देते हैं उसको कहते हैं ढिंग। तो रंगपुर में ढिंग हो गया था, ढिंग। और ढिंग खर्चा, कि हाँ इस पूरे रिवोल्ट को चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो लोगों से थोड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, लोगों ने चंदा दिया, है ना। तो ढिंग खर्चा भी लोगों से वसूल किया गया, यहाँ पे लोगों से पैसा लिया गया ढिंग खर्चे का। और उसके बाद ये रिवोल्ट जो है कंटिन्यू रहा। अंग्रेजों को फिर वही अपनी आर्मी लानी पड़ी, सप्रेस कर दिया गया, तो इवेंचुअली ये सप्रेस हो गया। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज अ प्योर पेजेंट रिबेलियन। इसमें कोई सिविल वाला कोई बात नहीं है, राइट है ना। ये पूरा क्या है ना, किसानों का विद्रोह है। इसको भी पेजेंट रिबेलियन ही कहा जा सकता है, ये भी किसानों का ही विद्रोह है ना। तो कैन बी टर्म्ड अंडर पेजेंट रिबेलियन। इनफैक्ट सन्यासी रिबेलियन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पेजेंट रिबेलियन। चलिए सुनो, पेजेंट की हमने बात करी और आगे बढ़ते हैं। ना दूसरा में इंस्टेंस देखने को मिलेगा वजीर अली। तो 1799 में अवध का जो नवाब था, तो अवध के नवाब थे वजीर अली। तो 1797 में वजीर अली अवध के नवाब बन गए, है ना। अब ये पूरा इलाका अवध जो है बड़ा इलाका है, तो हाँ, तो अवध के जो है ये क्या बन चुके हैं, नवाब बन चुके हैं। अब नवाब बनने के बाद अंग्रेजों ने इनसे कुछ पैसे मांगे, तो इनकी बनी नहीं अंग्रेजों की इनसे नहीं बनी। तो अंग्रेजों ने यहां पर जो है इंटरफेयर करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का वर्चस्व चल रहा है, तो हाँ, तो ये इनको जो है यहां पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। सो नाउ ये 1797 के आसपास वजीर बने थे, विद इन 1 ईयर इनको हटा दिया गया। अब वजीर अली ऐसे बिना नवाब बने घूम रहे हैं, और ऐसे में वहां का जो रेजिडेंट था, तो रेजिडेंट जो था उसने जो है एक दिन इनको खाने पे बुलाया, और खाने पे इनको कुछ कमेंट कर दिया, कुछ बोल दिया, है ना, कि अरे नवाब साहब कहां गई आपकी नवाबी, कुछ तो ऐसा छेड़ दिया। तो नवाब साहब बुरा मान गए। तो वजीर अली ने यहाँ पे उस जो है रेजिडेंट, उसका नाम था फ्रेडरिक चेरी, तो चेरी को यहाँ पे मार दिया। अगेन नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। चेरी को यहां पे मार दिया, कुछ और भी मजिस्ट्रेट वगैरह थे उनके ऊपर भी अटैक किया, कुछ और यूरोपियंस को मार दिया। तो टेक्निकली वजीर अली ने यह विद्रोह कर दिया। तो दिस इज हैपनिंग इन 1799। इनफैक्ट ये वही दौर है जब नीचे टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ है, आखिरी युद्ध। तो वजीर अली, उसी समय अवध में वजीर अली ने भी इस तरीके का विद्रोह कर दिया।
हालांकि वजीर अली नवाब है नहीं, नवाब है सादत, है ना, सादत अली खान यहाँ पे नवाब है, वजीर अली यहाँ पे हटा दिए गए थे। तो अब वजीर अली की जो भी सेना वेना थी उससे युद्ध होने लगा, तो वजीर अली भाग के पहले नॉर्थ में नेपाल साइड गए, फिर भाग के जयपुर साइड चले गए। तो उस समय वहां पे आर्थर वेलीजली था, तो आर्थर वेलीजली ने जयपुर के महाराज से कहा कि वजीर अली हमको दे दो, है ना, आपके यहाँ शरण में है। तो जो है जयपुर के महाराज ने कहा ठीक है हम दे देते हैं, लेकिन इसको मारिएगा नहीं। तो यहां पर वजीर अली को मारा नहीं गया, उसको पकड़ के कैलकाटा में बंद कर दिया गया। तो कैलकाटा का फोर्ट विलियम जो था वहीं पे उसे गेस्ट बना दिया गया कि हाउस अरेस्ट में रहोगे। तो ये छोटी सी कहानी है वजीर अली के साथ। सिमिलरली इसी इलाके में अनदर थिंग इज 1816 में वी हैव मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये कहानी है बरेली की। बरेली, तो बरेली में हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, है ना, सईद YED करके आप लिख सकते हो, तो सईद, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो हो क्या रहा था कि बरेली में अंग्रेजों ने एक पुलिस टैक्स लगा रखा था और जनता कह रही थी ये फर्जी सा टैक्स है, बेकार सा टैक्स है, इसको हटा देना चाहिए, ऐसा करके जनता यहां पे डिमांड कर रही थी। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद एक लोकल लीडर है, तो उन्होंने कहा रुको मैं बात करता हूं, है ना, मैं जो है मजिस्ट्रेट वगैरह से बात करता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा। और फिर जाके कमिश्नर से मिलने चले गए, मजिस्ट्रेट से मिलने चले गए, उनको समझाया कि भाई पुलिस टैक्स वगैरह फर्जी है, आपको हटा देना चाहिए। तो सरकार ने इनकी सुनी नहीं। अब भाई अपने लीडर की अपने फेवरेट लीडर की कोई सुने ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद कहीं पे पुलिस टैक्स वगैरह इकट्ठा कर रहे थे और उसी चक्कर में जो है कोई महिला यहाँ पे जो है लड़ाई हो गई, तो कोई महिला यहाँ पे मारी गई। तो नाउ जनता भड़क गई कि पहले आपने जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की इंसल्ट करी, फिर आप जो है ऐसा मारपीट कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो यहां पर भी विद्रोह हो गया। तो बरेली में ये छोटा सा विद्रोह हो गया, फिर इवेंचुअली सप्रेस कर दिया गया। तो 1816 में ये मुठभेड़ हुई है मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के कारण, राइट ना, बिकॉज मुद्दा क्या था, पुलिस टैक्स का मुद्दा था। तो मुद्दा था पुलिस टैक्स, इसकी वजह से हुआ है। दिस इज 1816 है ना, 1816। तो ये पूरा अफेक्टेड एरिया हमको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमको कैसा दिखाई दे रहा है, अफेक्टेड एरिया हमको यहां पे नजर आ रहा है ना। अब इसी में उड़ीसा में एक जगह है सांबलपुर। तो उड़ीसा पे आते हैं। सांबलपुर में भी ऐसे ही किसानों का झगड़ा था और इसमें लीड कर रहे थे सुरेंद्र साई। तो सुरेंद्र साई इज द लीडर ओवर हियर। वही किसानों का मुद्दा और लीडर है यहां पर सुरेंद्र साई। तो दिस इज सांबलपुर। अब इसी में जो है एक बड़ी लड़ाई हो रही है 1817 में उड़ीसा में ही, विच इज कॉल्ड एज पाइका, 1816 पाइका रिबेलियन। इसकी बात करते ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब तक हमने जितने भी सुने हैं उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है पाइक। तो पाइक रिबेलियन, आइए समझते हैं कि पाइक रिबेलियन क्या है। तो व्हाट इज पाइक रिबेलियन? तो नाउ पाइक रिबेलियन कहानी है खुर्दा की। तो खुर्दा जो है, अगर आप उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में कटक है, यहाँ पे कटक, राइट ना, भुवनेश्वर, तो ये इलाका आपका भुवनेश्वर पड़ेगा। और नीचे भुवनेश्वर के नीचे आएंगे तो पड़ेगा पुरी। अब पुरी फेमस बिकॉज वहां पे क्या है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, बहुत ही फेमस है। यहीं पे थोड़ा आगे चले जाएंगे तो कोणार्क मिलेगा, सन टेम्पल वगैरह। बट फिलहाल हमारी कहानी में पुरी इंपॉर्टेंट है। तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी। अब यही भुवनेश्वर के पास एक जगह है खुर्दा। तो खुर्दा की कहानी है। तो इसे कहा जाता है खुर्दा अपराइजिंग। और पाइक रिबेलियन एक ही बात है। दिस इज 1870। आइए समझते हैं कहानी क्या है, बैकग्राउंड समझते हैं। अभी बता दें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ तब होता क्या है कि हाँ ये जो तो यहां पे हुआ करते थे राजा ब्रिज किशोर देव। राजा ब्रिज किशोर देव। और ये 1750-60s के दौर में राजा ब्रिज किशोर देव वर्सेस हो गया था मराठा। मराठास क्या थे उड़ीसा में, जब वो एक्सपैंड कर रहे थे ना, हमें याद आ रहा है कि हाँ पहले बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव,
है ना। तो ये लोग क्या है, मराठास जो है उड़ीसा तक, बंगाल तक रेड करने लग रहे थे। तो ऐसे में ये जो छोटा सा राज्य है खुर्दा, यहां पर भी मराठास की रेड हो रही थी, यहां पे भी मराठास की रेड होने लग रही थी। तो मराठास यहां पर रेड कर रहे थे राजा बृजकिशोर देव के राज्य में, राइट। और काफी सारा स्टेट, काफी सारा इलाका मराठास ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। यस, मराठास ने जो है कुछ 4 परगने यहां पे टेक ओवर कर लिए थे। जगन्नाथ टेम्पल का सुपरिटेंडेंस इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो मराठास का यहां पे अच्छा खासा क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था। तो ये बात राजा बृजकिशोर देव को अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, हार गए तो हार गए, है ना। तो हाँ, तो कुछ कहानी इसमें जो है बन नहीं रही थी राजा बृजकिशोर देव की। नाउ अब 1798 में यहां पे राजा बनते हैं मुकुंद देव। क्या मराठास के साथ अच्छे रिलेशनशिप है? नहीं, मराठास के साथ इनके यहां पर अच्छे रिलेशनशिप तो नहीं है। तो जब एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 1805 में, जब एंग्लो मराठा वॉर चालू होती है, एंग्लो मराठा, है ना, ब्रिटेन वर्सेस, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जब मराठा हो जाता है, तो मुकुंद देव टू ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं किसको? अंग्रेजों को, है ना, कि हाँ अंग्रेजों को हम सपोर्ट करेंगे इस युद्ध में, तो आगे जाके ये लोग हमको शाबाशी देंगे, हमारा जो इलाका मराठास ने ले लिया है हमको वापस कर देंगे। तो हाँ, तो ये इस तरीके की चीज यहां पर सोच रहे थे। एंड फाइनली 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा पे कब्जा कर लिया, है ना। खुर्दा आसपास का इलाका अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका है। यस, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। अब जब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, तो मुकुंद देव ऐसा सोच रहे थे कि अब हमको जो है हमारा राज्य मिल जाएगा, हमारी इज्जत मिल जाएगी, हमारा एरिया मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे वो सोच रहे थे। क्या अंग्रेजों ने यहाँ पे उन्हें ऑब्लाइज किया? अंग्रेजों का कोई ऐसा मूड नहीं था कि हाँ राजा को यहाँ पे खुश करना है, राजा को पैसे देने हैं, समथिंग नहीं। अब यहां पर जब ऐसा नहीं हो पाया, तो इन दैट केस यहां पर मुकुंद ने मराठास के साथ दोस्ती करी। और यहां पर कुछ कॉन्स्पिरेसी करने लगे ना। अब इसका जो है इंपैक्ट ये हुआ कि अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। तो नाउ ही वाज अरेस्टेड एंड फाइनली 1807 में इनको यहां पर रिलीज किया जाएगा। इनको खाली जगन्नाथपुरी का जो है एरिया दे दिया जाएगा, कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, बट क्या इनको पूरा राज्य दिया जाएगा, क्या पूरा रेवेन्यू दिया जाएगा? नहीं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेजों का इस इलाके में, खुर्दा वाले इलाके में आ चुका है। दूसरा अंग्रेजों का जब यहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल आया, तो उसमें राजा की एक आर्मी थी। तो राजा की एक आर्मी हुआ करती थी, उसमें होते थे, एक सेगमेंट था पैक का। पैक मतलब होता है फूट सोल्जर, पैदल फूट सोल्जर्स। तो इनफैक्ट फूट सोल्जर्स जो थे, है ना, जो पैदल थे, वो राजा की मेन आर्मी थी। तो यहां पर पैक जो थे उनका बहुत वर्चस्व हुआ करता था, इज्जत हुआ करती थी कि भाई हम राजा की आर्मी में हैं, हम पैक ऐसा करके बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। इनफैक्ट बहुत सारी प्रिविलेजेस पैक्स को दे रखी थी, जैसे कि उनको बहुत सारी लैंड ग्रांट जमीन दे रखी थी जिन पे टैक्स नहीं देना होता था। तो पैक के पास बहुत सारी जमीन थी, टैक्स फ्री ग्रांट इनके पास जो है, लैंड ग्रांट इनके पास एग्जिस्ट करता था। लैंड ग्रांट, तो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट इनके पास एग्जिस्ट करता था। तो बढ़िया जो है अच्छा खासा वर्चस्व था भाई। जैसे आज आपकी अगर सरकारी नौकरी है ना, तो हाँ, तो सरकारी नौकरी की जो है यूपी बिहार वगैरह में या फिर पूरे भारत में ही बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, क्या ना, कि हाँ भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, क्या बात है ना। तो वैसे ही उस समय क्या था कि पैक में क्या बात है ना, आर्मी में है, पैक है, बहुत इज्जत की बात है। तो ना, तो पैक के पास ऐसा टैक्स फ्री ग्रांट यहां पर हुआ करता था। या अब ये जब राजा की आर्मी गई, तो देन ये जो पैक सोल्जर्स हैं, जो पैक सरदार हैं, ये आर्मी डिसबैंड कर दी गई कि हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। एंड नाउ दीज पैक्स आर बाउंड टू गो फॉर एग्रीकल्चर, ये खेती करने लग गए, या है ना। और अब क्या उनको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो अब तक जो इतना रिस्पेक्ट था, वर्चस्व था, क्या वो अब जो है कहीं किनारे हो गया, कहीं वो साइडलाइन हो गया। नॉट ओनली दिस कि खाली उनके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि इन जनरल अगर हम जो है यहां पे देखें, इन जनरल अगर हम अंग्रेजों की पॉलिसी यहां पर देखें 1803 के बाद, तो 1803 के बाद अंग्रेज यहां पर कुछ अतरंगी पॉलिसीज आने लग गए, तो बहुत सारी नई चीजें लाने लग गए। जैसे कि एक नई करेंसी लॉन्च करी, सिक्का,
कि अब यहां पर कॉइनेज चलेगा, दिस इज द न्यू करेंसी। तो न्यू करेंसी अगर आ गई सिक्का, तो पुरानी जो करेंसी है वो बेकार हो जाएगी, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम लोग बैंक जाके एक्सचेंज कर सकते थे कि भाई इसके बदले इतना हमको पैसा दे दो, 500 के नोट ले लो, जैसे 2000 वाले नोट ले लो और उसके बाद नए नोट हमको दे दो, ऐसा करके हम लोग कर सकते थे। पर यहां पे क्या हुआ कि पुरानी जो कौड़ी थी, राइट ना, पुरानी करेंसी, तो सिक्का इज द न्यू करेंसी, और जो पुरानी करेंसी है कौड़ी, सुना होगा ऐसे कौड़ियों के दाम, कौड़ी, अब ये क्या है यहां पे हटा दी गई। तो लोगों को एकदम से जो है कैश क्रंच हो गया, पैसा एकदम से गायब हो गया, पैसा लोगों का यहां पे एकदम से गायब हो गया। प्लस दूसरा ये कहने लगे कि हम यहां पे रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, तो उल्टे सीधे रेवेन्यू सेटलमेंट लाने लग गए, और इनके रेवेन्यू सेटलमेंट का ऑटोमेटिकली मतलब है जोर जबरदस्ती कोवर्शन। प्लस कहने लगे कि हम रेवेन्यू जो है कैश में लेंगे, कैश रेवेन्यू, कहने का मतलब कि आप सिक्के में ही पैसा दे सकते हैं, आप जो है ऐसा कौड़ी निकाल के हमको नहीं दे सकते हैं। तो हमें कोई जो है ऐसा नहीं कि आपने 100 किलो गेहूं उगाया और हमको 30-40 किलो गेहूं दे दे, कह दें रेवेन्यू है, हमको कैश में चाहिए। अब कैश में पैसा कहां से आए, है ना, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो किसान एकदम यहां पर क्या होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है। इसके अलावा जो है सॉल्ट मोनोपोली, इन्होंने कहा कि नमक जो है वो खाली ब्रिटिश सरकार ही बनवाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही खाली जो है नमक यहां पे मैन्युफैक्चर कर सकती है, हम ही बेच सकते हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो खत्म होने लगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एकदम से यहां पे झटके में आ गई। प्लस अब ये जो जमींदारी है, जो किसान वगैरह जो है नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यहां भी जमींदारों को ले आते हैं। तो बहुत सारी यहां पे जो है जमीनें जो है ऑक्शन हुई, और बंगाल से बहुत सारे जमींदार यहां पर आ गए, बस गए। वही जमींदार जो पहले से ही फायदे में थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ उड़ीसा में भी जमीन खरीद लेते हैं। तो लोग यहां पे जमीन खरीदने लगे कि हाँ यहां पे अपनी जमींदारी चलाएंगे। तो ओवरऑल ये जो अगले 12-13 साल हैं, ये बहुत ही ऑपरेसिव है, जनता परेशान है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अब ऐसे में 1817 में, तो जब यहां पे पानी सर के ऊपर निकल गया, तो फाइनली इन 1817 ये जो जनता थी, राइट, जो दुखी हो रहे थे, राइट, यहां पे इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो दिस स्टार्टेड विद पैक, या तो जो पैक की जो सेना थी, अब ये इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1817 में था कि हाँ वी विल रिवोल्ट, तो दे रिवोल्टेड। तो पैक ने यहां पे रिवोल्ट कर दिया, पैक ने यहां पर रिवोल्ट कर दिया। अब जब पैक ने यहां पे रिवोल्ट किया, जो आर्मी थी, पुरानी आर्मी थी, गांव वगैरह में जो थी, इन्होंने यहां पे रिवोल्ट कर दिया। जब इन्होंने रिवोल्ट किया, तो अब यहां पर बाकी के सारे जो लोग थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जमींदार हो, आसपास कुछ ट्राइब्स भी हैं, यहां पे कांध ट्राइब है, कांध, तो ट्राइबल्स ही परेशान थे, वो भी आ गए कि हम भी आपके साथ हैं। तो क्योंकि सेना है ना, सैनिक लोग हैं, अब इनकी लड़ाई पे भरोसा है कि हाँ ये युद्ध कर रहे हैं तो मतलब मचा ही देंगे। तो हाँ, तो बहुत लोग इसका पार्ट बन गए, बहुत सारे लोग इसका पार्ट बन गए। अब इन्होंने जो है मुकुंद देव को यहाँ पे वापस राजा बना दिया, पुरी पे वापस कब्जा कर लिया, पूरा एरिया डिस्टर्ब कर दिया, राइट ना, पूरा एरिया। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जो इसको पूरा लीड कर रहे हैं, वो है बख्शी जगबंधु। तो बख्शी जगबंधु, तो बख्शी जगबंधु इज somebody who basically continued this, और ये पूरा जो है उन्होंने लीड किया। नाउ अंग्रेज यहाँ पे बैकफुट पे आ गए, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, आर्मी वार्मी लाए, सप्रेस करे। तो टोटल सप्रेशन विल टेक सम टाइम। 1825 तक आते आते जब बख्शी जगबंधु विल सरेंडर, तो काफी टाइम तक ये डिस्टर्बेंस चला, यस, है ना। अंग्रेज यहाँ पे मार्शल लॉ लेकर आ गए, आर्मी लेकर आ गए, युद्ध वगैरह हुआ, रडना आर्मी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दिस पाइका रिबेलियन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यहां पर अंग्रेज जो बैकफुट पे आए, वो खाली सप्रेस किया, वो तो ठीक है, धीरे धीरे सप्रेस किया, 7-8 साल लगा सप्रेस करते करते। मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन 1817 ओनली, जो कोर पार्ट था। लेकिन इधर उधर लड़ाई झगड़ा चलता रहा, बख्शी जगबंधु इधर उधर जो है लड़ाई झगड़ा करते रहे, पैक्स जो है युद्ध करते रहे, तो जगह जगह युद्ध चलता रहा फॉर अनदर 8 ईयर्स। नाउ यहां पर जो है, यहां पर अंग्रेजों को जब बैकफुट पे आना पड़ा, तो उन्हें अपनी पॉलिसीज ही बदलनी पड़ी। तो ये जो पॉलिसीज ये लोग लेकर आए थे, इसमें लीनियंसी लानी पड़ी, इसमें बदलाव करना पड़ा। तो यहां पे इनको समझ में आया कि भाई ऐसे नहीं कर सकते, एंड नाउ दे हैड टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ लीनियंसी, इंडल्जेंस
एंड फॉरबियरेंस। अब इसमें जो भी था, जैसे करप्ट कलेक्टर थे, जबरदस्ती कर रहे थे, उनको फायर कर दिया, रेवेन्यू डिमांड यहां पे कम कर दी, रेड सॉल्ट मोनोपोली पे कहा कि नहीं आप लोग इस तरीके से सॉल्ट बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर जो है सही करी नो। तो अब ये क्या है कि हमारे लिए एक छोटी सी जीत है, पैक रिबेलियन में क्या है कि हमारे लिए एक छोटी सी जीत हमको यहां पे हासिल हुई है, एंड दैट इज द रीजन अभी अभी जो है 1917 के आसपास वी स्टार्टेड टू डिस्कस, नॉट 1917, 2017 रिसेंटली, है ना। तो हाँ, तो 2017 के आसपास वी स्टार्टेड टू डिस्कस कि पैक रिबेलियन कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये बात यहां पे जो है चर्चा में हुई। तो अभी करंट अफेयर में पिछले 7-8 सालों से काफी डिस्कशन में रहता है पैक रिबेलियन, राइट। स्पेशली 1917 2017 2018 के आसपास बहुत ही डिस्कशन में था कि हाँ 1857 को पहला विद्रोह नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट पैक रिबेलियन को 1817 को यहां पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है और थोड़ी जीत भी हासिल हुई है, राइट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमको थोड़ी जीत हासिल हुई है। तो हाँ, अब इसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए वो डिबेट है, राइट, है ना। वो आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं कि खाली एक मात्र रिबेलियन कहना थोड़ा सा इसके साथ ज्यादती है ना, आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा रिबेलियन, बड़ा रिवोल्ट हुआ है, एंड डेफिनेटली जो है इट नीड्स यू कैन से मोर रिकॉग्निशन, है ना, कि एक नॉर्मल रिवोल्ट की हम तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। चलिए, तो ये थी खुर्दा अपराइजिंग और पैक रिबेलियन। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। या आप इसे, जो मैंने बताया आपको, आप इसे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, राइट, ना साइट्स आप बाद में जो है पढ़ लीजिएगा। तो राइज इन द, ये हम बात कर रहे थे कि क्या पॉलिसी थी, सिक्का वगैरह की हम बात कर रहे थे कि हाँ एक नया करेंसी सिल्वर करेंसी आ चुकी है, राइट ना। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, और फिर जो है किस तरीके से पैक आए, जगबंधु विद्याधर महापात्रा भरम्बर राय, है ना, या फिर बख्शी जगबंधु, है ना, इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करी, यही सारा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। चलिए खैर, तो हम लोग फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। या तो अब तक जो हमारा मेजर डिस्कशन था वो इस पार्ट में था कि हाँ इस पार्ट में इस तरीके के बहुत सारे विद्रोह हुए। नाउ दूसरा दूसरा थोड़ा इस पार्ट में भी हम देखेंगे यहां इस इलाके में कि हाँ आफ्टर आफ्टर लॉस ऑफ मराठास, कि हाँ मराठास की जो है हार के बाद हमें दिखाई देगा कि इस इलाके में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। सो नाउ अगेन ऐसा बहुत डीप नहीं, लेकिन हाँ बस सुन लो कि हाँ कैसा डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिल रहा है। एक चीज हम देखेंगे कि सिंधियास के हारने के बाद ये वाला जो इलाका है, तो आफ्टर द लॉस ऑफ सिंधियास, है ना, जो ट्रीटी हुई सुरजी अंजन गांव विद सिंधियास, तो सिंधियास जब हारे तो ये जो इलाका है अंबाला, अंबाला का कुछ इलाका हो गया, देन रनिया, सिरसा, फतेहाबाद। तो अंग्रेज जब इस इलाके पे कब्जा करने आए तो यहां पे इस इलाके के चीफ लोग जो थे, जो इस इलाके के छोटे राजा थे, उन्होंने यहां पे ऐसे एकदम से दे नहीं दिया कि हाँ भाई ले जाओ, कि सिंधियास हार गए हैं तो हाँ तो जो है आप ही ले जाइए, ऐसा नहीं है। यहां पे युद्ध हुआ, इन सबको युद्ध करके हराना पड़ा, और उसके बाद ही अंग्रेज यहां पे अपनी सरकार सेटअप कर पाए। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ प्लेस कॉल्ड हाथरस। हाथरस, तो आगरा के पास एक जगह है हाथरस, हाथरस। तो यहां पे एक जमींदार थे दयाराम। अब जमींदार थे, ये भी परेशान हो गए अंग्रेज की पॉलिसीज के साथ, बट ये कहने को तो जमींदार थे, पर इनके पास एक किला भी था हाथरस में, इनके पास छोटी आर्मी भी थी, तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों ने फिर इनको सप्रेस किया, है ना। तो एक दयाराम की छोटी सी कहानी है। हाथरस को सेकंड भरतपुर कहा जाता है। ऐसा भी एक सवाल हो सकता है एमसीक्यू में कि सेकंड भरतपुर क्या है। नाउ अनदर थिंग इज, तो यहां पर कुछ इलाके थे, कुछ किले थे, ये भी मराठास के पास था, बुंदेलखंड में। तो देखो जो पहली पार्ट में हमने सुना वो बंगाल से रिलेटेड कहानी थी, बंगाल और अवध, है ना, वो वाली रिलेटेड कहानी थी। अब जो हम सुन रहे हैं थोड़ा मराठास से, इस साइड थोड़ा मराठास से रिलेटेड कहानी है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं बुंदेलखंड, दिस इज रिलेटेड टू मराठास। तो बुंदेलखंड में कुछ क्या होते थे, किले हुआ करते थे। तो जब अंग्रेजों ने इन किलों पे कब्जा करना शुरू किया तो ये किलों ने रिटेलिएट किया, और फिर जो है किलों से युद्ध हुआ, तो एक एक करके किला गिराया गया। एक
सॉरी, एक अजयगढ़ का किला है, एक आपका कलिंजर का किला है ना, दीज आर वेरी फेमस फोर्ट्स। तो इनको क्या किया गया, इनको कंट्रोल में लिया गया, है ना। तो अजयगढ़, कलिंगढ़। नाउ सिमिलरली कच्छ एरिया जो है, कच्छ एरिया, तो कच्छ, तो कच्छ में एक राजा थे, दिस इज कॉल्ड एज कच्छ रिबेलियन। और ये भी वही 1816 के आसपास ही हो रहा है। यहां पे थे एक राजा भारमल, राजा भारमल। तो राजा भारमल द्वितीय, इसे 1816 से 1819 के बीच में आप कह सकते हैं, 1817 इज द पीक। तो यहां पे क्या हुआ कि राजा भारमल के साथ अंग्रेजों ने ट्रीटी करी कि भाई हम ट्रेड वेड करेंगे, ये आपका जो है गुजरात वाला इलाका है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, तो ट्रेड वगैरह करने की यहां पर कुछ कुछ बात हुई। तो कोई ब्रिटिश रेजिडेंट आ गया। अब ये धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे, राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए कि राजा को हटा देंगे, उनके चीफ वगैरह के साथ यहाँ पे जो है षड्यंत्र रचने लगे। तो यहाँ पे राजा भारमल ने रेजिस्टेंस कर दिया, युद्ध कर दिया। तो एक बार युद्ध हुआ तो राजा भारमल को हटा दिया, उसके बेटे को बिठा दिया, राइट ना, फिर वो सारे फिर मिल गए, फिर से युद्ध हुआ। तो एक राजा भारमल का यहाँ पे योगदान है कि हाँ उन्होंने रेजिस्टेंस किया था। सिमिलरली ये जो टिप है आपकी यहां पे गुजरात में, राइट, दिस टिप, दिस इज कॉल्ड एज ओखा मंडल। ओखा मंडल, यहां पे क्या थे, यहां पे वघेरास हुआ करते थे। ये मराठास की आर्मी में थे वघेरा। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पे पॉलिसीज अपनी लानी शुरू करी, है ना, स्पेशली यहाँ पे बड़ौदा का जो राजा है वो भी ये पॉलिसीज वगैरह लेकर आ रहे हैं, अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे जब सप्रेशन हुआ तो यहाँ पे जो आर्मी थी, जैसे पैक हमने वहां पे देखा था, बिल्कुल सेम कि हाँ वघेरा जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। तो दिस इज वघेरा अपराइजिंग। तो वघेरा अपराइजिंग, दिस इज अगेन सेम एरिया 1818 से 19 के बीच में। तो ये सब अब मराठास के बाद हो रहा है ना, मराठास की वजह हार चुके हैं 1817-18 में, तो उसके बाद वघेरा अपराइजिंग भी हो रही है कि हाँ ऐसा कैसा कर सकते हो। सेम कहानी हमको दिखाई देगी कोल्हापुर और सावंतवाड़ी। तो बंगाल, ये महाराष्ट्र में ही, तो वी हैव टू एरियाज, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी। यहां पे कौन थे, यहां पे गडकरी थे। वो लोग क्या बनाते थे यार, रोड बनाते नहीं, रोड नहीं बना सर, किला बनाते थे, किला, है ना। तो हाँ, तो किला बनाते थे लोग, है ना। तो किला वगैरह जो है कंट्रोल बनाते भी नहीं थे, किला इनके अंडर रहता था। ये लोग किले के क्या थे, पहरेदार थे, रखवाले थे। तो अब क्या हुआ कि हाँ जब मराठास नहीं रहे तो लोगों ने भी रिवोल्ट कर दिया कि हाँ अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंडर हम लोग सप्रेस हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है। तो हाँ, तो गडकरी हैड ऑल्सो रिवोल्टेड। तो गडकरी। सिमिलरली एक और एजिटेशन है सूरत में, दिस इज कॉल्ड एज सूरत सॉल्ट एजिटेशन। तो सूरत में जो है जब इनका कब्जा बना सूरत पे, तो इन्होंने वहां पे क्या कर दी, सॉल्ट मोनोपोली लाने की कोशिश करी, सॉल्ट मोनोपोली। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे विद्रोह हो गया, यहां पे लड़ाई होने लगी। तो फाइनली दे हैड टू स्टॉप दिस कि नहीं भाई सॉल्ट मोनोपोली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सूरत, है ना, तो सूरत में सॉल्ट के मुद्दे पे क्या हुआ था, एजिटेशन हुआ था इन 1844। तो ये अभी हम बात करी मराठास के साथ। अब थोड़ा चलते हैं साउथ इंडिया में, है ना, मैप हमारा भर गया। तो अब साउथ इंडिया में चलते हैं कि साउथ इंडिया में किस तरीके के विद्रोह हो रहे हैं। अगला मुद्दा, साउथ इंडिया। तो यस, तो बिफोर वी रीच साउथ इंडिया थोड़ा सा इस इलाके में आते हैं। दिस इज आंध्रा, है ना, आंध्रा। अब आंध्रा का ये वाला जो विंग है इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार, समझ रहे हो ना, ये हैदराबाद है ना, ये वाले पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इस इलाके में, इस इलाके में। तो यहां पे ये जो इलाका है दिस इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न सरकार। अब नॉर्दर्न सरकार में अंग्रेजों का वर्चस्व आ गया था ड्यूरिंग कार्नाटिक वॉर्स। जब वो फ्रेंच के साथ लड़ाई कर रहे थे तो अंग्रेजों का यहां पे वर्चस्व आ चुका था। अब ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गंजम और गमसूर हैं, तो गंजम और गमसूर, यहां पर जो है कुछ जमींदार थे। तो एक जमींदार फेमस है यहां पे, स्त्रीकर भंज नाम है उनका।
स्त्रीकर भंज। स्त्रीकर भंज यहां पे क्या करते हैं, कहते नहीं देंगे इतना पैसा जितना अंग्रेज मांग रहे थे, तो विद्रोह हो गया, उनको हटा दिया। उनके बेटे को लेकर आए, उनके बेटे का नाम था धनंजय भंज। धनंजय भंज, तो स्त्रीकर भंज और धनंजय भंज। धनंजय भंज भी पैसा नहीं दे पाया, उसने भी विद्रोह कर दिया, तो फिर उसको हटा दिया। फिर स्त्रीकर भंज को लेकर आए, फिर वो नहीं मैनेज हुआ, फिर धनंजय भंज। तो ये सब खेल चलता रहा, है ना। दिस शोज कि हाँ कितना टर्मोइल है, कितनी अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे ये सब चल रहा है। नाउ सिमिलरली विजयनगरम में, तो विजयनगर ऐसा ही एक आउटब्रेक हमें परलाकी मेड़ी में देखने को मिलेगा। परलाकी मेड़ी में इसको लीड कर रहे हैं एक जमींदार है नारायण देव। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जमींदारों की, बस, ठीक है। दर्द तो हम समझते हैं कि क्या है, तो नारायण देव, तो परलाकी मेड़ी आउटब्रेक। सिमिलरली ये जो हमारा एक जगह है विजयनगरम, तो विजयनगरम, तो विजयनगरम में राजा हुआ करते थे आनंद गजपति राजू। आनंद गजपति राजू, तो आनंद गजपति राजू ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, ब्रिटिशर्स के साथ। कब हाथ मिलाया? ड्यूरिंग कार्नाटिक वॉर्स वर्सेस फ्रेंच। या तो विजयनगरम में आनंद गजपति राजू ने यहां पर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया कि हम मिलके यहां से फ्रेंच को हटा देंगे। लेकिन फ्रेंच तो हट गए, अंग्रेज यहीं जो है जुट गए। तो अब अंग्रेज जब यहां पे जुट गए तो आगे जाके उनको छोड़ देना चाहिए था, चले जाना चाहिए था अंग्रेजों को। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहीं खूंटा गाड़ेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं रूल करेंगे। तो यहीं पे जो है उन्होंने अपना वर्चस्व बना के रखा। अब आगे जाके आनंद गजपति राजू तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका बेटा है राजा विजय राम राजू। तो राजा विजय राम राजू, जब ये राजा बना तो अंग्रेज इससे क्या करने लगे, उल्टी सीधी डिमांड करने लगे कि हाँ भाई आप हमको 3 लाख रुपए दीजिए, अपनी आर्मी डिसबैंड कर दीजिए। ऐसा करके यहां पे राजा विजय राम राजू से मांगने लगे। तो राजा विजय राम राजू ने कहा कि ये क्या बात होती है भाई। तो यहां पे युद्ध चालू हो गया। तो 1793 दे हैड रिवोल्टेड, एक बार हुआ। फिर 1794 में पहले पेंशन वगैरह दे दी, पर उसने कहा नहीं, है ना, हम नहीं मानेंगे। तो एक फाइनल होती है 1794 में, दिस इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ पद्मनाभम। बैटल ऑफ पद्मनाभम, बैटल ऑफ पद्मनाभम। तो बैटल ऑफ पद्मनाभम ये फाइनल बैटल है जिसमें राजा मारे जाते हैं और अंग्रेज यहां पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो दिस इज वन थिंग। नाउ ये तो इस पार्ट की बात हो गई कि हाँ भाई इधर क्या हो रहा है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, जो है मद्रास की साइड चलते हैं, है ना, इधर क्या हो रहा है सुनाओ। ये जो इलाका कर्नाटक वाला इलाका जो है, तो यहां पे मद्रास है, ये अंग्रेजों का गढ़ है। अब ये जो इलाका है जो आर्कट के राज्य में आ रहा था, यहां पर ये जो राज्य है ये आर्कट का है, और यहां पर बहुत सारे पॉलीगर्स रहते हैं। पॉलीगर्स, अब पॉलीगर का मतलब समझते हैं कि हाँ ये पॉलीगर या पलेगर या नायक क्या होता है। तो ये एक्चुअली कहानी आ रही है विजयनगर अंपायर से, कि जब मेडिवल इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं विजयनगर अंपायर, विजयनगर, तो विजयनगर अंपायर में क्या होता था कि छोटे छोटे प्रोविंसेस बटे होते थे, छोटे छोटे ऐसे इलाके बटे होते थे, और हर इलाके के ऊपर बैठा होता था एक हीरो, नायक। इसी को बोलते हैं पलाइगर, इसी को बोलते हैं पॉलीगर, एक ही बात। अभी जो नायक है, ये नायक बेसिकली यहां का गवर्नर होता है, और इसके पास क्या होती है, ऑटोनॉमी होती है। ये अपने हिसाब से अपने इलाके में रूल करता है। इसके पास अपनी आर्मी होती है, इसके पास ये रेवेन्यू वगैरह का पूरा राइट होता है, इसके पास लॉ एंड ऑर्डर कलेक्ट करने, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने की पूरी पावर होती है। तो अपने इलाके में वो बेसिकली अपना मालिक होता है। ऐसा नहीं कि राजा हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है, वो अपनी आर्मी वगैरह क्रिएट कर सकता है, एकदम योद्धा एक्सपैंड कर सकता है, ये सारी, किसी मंदिर को दान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो नायक के पास या पॉलीगर के पास यहां पर काफी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से अब ये जो हालात है यहां पर बदल रहे हैं। तो अंग्रेजों की एंट्री हुई यहां पर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आइए देखते हैं। तो अंग्रेजों की यहां पर एंट्री होती है, तो 1781 में,
1781 में तो अभी नवाब ऑफ आर्कट जो है, अभी क्या है यहाँ पे नवाब ऑफ आर्कट है, यहाँ पे हमने देखा, तो ये नवाब जो बैठा हुआ है आर्कट में, यहीं पे बना देंगे टाइमलाइन, यहीं बना देते हैं। सेवनटीन 1781 जो नवाब साहब है, नवाब साहब के साथ एक माइनर ट्रीटी हो जाती है ब्रिटिशर्स की, जिसमें ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि ठीक है इस इलाके का आप मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो उन्हें कुछ कुछ इलाकों का मैनेजमेंट दे देते हैं, जैसे कि वहां ऊपर दीवानी मिल गया था उनको, तो मैनेजमेंट क्या है कि हाँ जो है अंग्रेजों को दे दिया गया है, तो यहां पे मैनेजमेंट ऑफ सम एरिया जैसे कि तिन्ने वैली, तिन्ने वैली है ना, तो कुछ इलाका तिन्ने वैली, नॉर्थ आर्कट है ना, तो कुछ कुछ इलाकों का मैनेजमेंट यहां पर मिल गया है। अब यहीं से क्या चालू हो गया है, यहीं से जो है थोड़ा सा ये कैसे झगड़ा चालू हो गया है कि उस इलाके में जहां पे जो नायक या पॉलीगर जो है पूरा कंट्रोल किया करता था, वहीं पर अंग्रेज भी आ गए हैं। नायक कह रहा है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे करना है, अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो अब ये क्लैश होना चालू हो गया। अब ये 1781 में ही क्या हो गया, क्लैश होना चालू हो गया, एंड विच फाइनली मटीरियलाइज्ड इन 1795। तो 1795 में जब हद हो गई, तब एक यहां पर जो है महायोद्धा है वीर पांड्या कट्टाबोमन, वीर पांड्या कट्टाबोमन, तो वीर पांड्या कट्टाबोमन ने यहां पे जो है युद्ध छेड़ दिया, तो सारे नायक एक तरफ हो गए और अंग्रेजों की यहां पे पिटाई करनी चालू कर दी। अभी क्या है कि ये सारे योद्धा लोग हैं, इनके पास अपनी आर्मी होती है, तो अंग्रेजों पे भारी पड़ने लग गए, अंग्रेजों पे यहां पे किसी तरह से भारी पड़ने लग गए, बट किसी किसी तरीके से धोखा वोखा देके इनको वीर पांड्या कट्टाबोमन को इन्होंने पकड़ दिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो वीर पांड्या कट्टाबोमन वाज एग्जीक्यूटेड। तो ये फर्स्ट जो है फेज ऑफ द रिवोल्ट है, फर्स्ट फेज कि हाँ बाय 1799 जब तक वीर पांड्या कट्टाबोमन है तब तक जो है क्या है कि हाँ ये बढ़िया युद्ध चल रहा था, लेकिन देन दे ऑल वर सप्रेस्ड, और बहुत सारे जो पॉलीगर थे उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब 1801 में एक और ट्रीटी होती है। ये कैसी ट्रीटी है, ये सब्सिडरी ट्रीटी है, ये वही वेलीजली वाला टाइम है ना, आप याद करिए 1799 टीपू सुल्तान है ना, वही वाला वेलीजली, तो वेलीजली यहां पे सब्सिडरी अलायंस कर लेता है, सब्सिडरी ट्रीटी कर लेता है। अब उसको और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है, बहुत सारा एरिया उसको मिल जाता है। तो यहां पर जो है जो जेल में बंद लोग थे उसमें एक लीडर हुए उमादुरई, जो कट्टाबोमन के भाई हैं। ये लोग जो है भाग निकलते हैं, एक किला था फोर्ट ऑफ पंजलन कुर्ची, यहां से भाग निकलते हैं और वापस युद्ध चालू कर देते हैं। बट देन इनको भी सप्रेस कर दिया गया, इनको भी सप्रेस कर दिया गया है ना, ये लोग भी एग्जीक्यूट हो गए। और प्लस अब जो अंग्रेज यहां पर एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर एक और मुद्दा उठता है कवाल फीस का। कवाल फीस एक बेसिकली पुराना जो है तरीका था कि हाँ जो वॉच फीस होती है कि गांव की देखरेख के लिए, गांव की रक्षा के लिए हम क्या लेंगे, एक फीस लेंगे गांव से, जिसे कहा जाता था कवाल फीस है ना, जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ये कवाल फीस जो है हम हटा देते हैं। अब ये जो बाकी के पॉलीगर्स थे इनको और बुरा लगा कि अंग्रेज सब कुछ भी कर रहे हैं, हमारी कवाल फीस भी हटा देंगे, तो फिर से लड़ाई हुई एंड फाइनली दे वर सप्रेस्ड बाय 1805। तो 1805 तक ये सेकेंड फेज भी सप्रेस हो गया। तो ये पॉलीगर रिवोल्ट कही जाती है, पॉलीगर रिवोल्ट कही जाती है, जिसमें दो नाम कम से कम आप ध्यान रखिए कि हाँ एक आपका वीर पांड्या कट्टाबोमन और दूसरा जो है उमादुरई है ना। तो सेकंड फेज में उमादुरई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद सारे जो पॉलीगर थे उनके साथ या तो ट्रीटी कर ली गई, या उनको कुछ रेवेन्यू दे दिया गया, या फिर उनको जो है जेल में डाल दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, और यहाँ पे फिर अंग्रेजों ने पूरा अपना वर्चस्व जो है यहाँ पर स्थापित किया। तो एक ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉलीगर्स। Now, another development is इसी दौर में यहां पे एक छोटी सी जगह है कोट्टायम। केरला कोट्टायम। अभी जो कोट्टायम है, कोट्टायम वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैसूर, हैदर अली एंड ऑल के, राइट, मैसूर के इन्फ्लुएंस पर रहते थे। लेकिन आफ्टर द थर्ड मैसूर वॉर
ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम आपको याद आ रहा होगा। तो जब टीपू सुल्तान यहां पर हार गए थर्ड मैसूर वॉर में, तो अब क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिश हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये कोट्टायम इनके इन्फ्लुएंस में आ गया। यहां पे उन्होंने एक राजा बैठा दिया वीर वर्मा, तो यहां का हेड बना दिया कोट्टायम का वीर वर्मा, और यहां पे सेट करे रेवेन्यू डिमांड कि हमको बहुत सारा क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो जो वीर वर्मा है, राइट ना, वीर वर्मा क्या ही करेगा, तो वीर वर्मा जुट गया रेवेन्यू लपेटने में, राइट ना, कि हाँ लोगों को परेशान करने लगा, ऑपरेशन करने लगा, जोर जबरदस्ती करने लगा। अब ऐसे में ही वीर वर्मा का एक भतीजा है जिनको कहा जाता है केरला वर्मा। तो केरला वर्मा पसदासी राजा, केरला वर्मा, केरला सिंहम भी कहते हैं उनको, कि केरला का शेर है ये, पसदासी राजा, जिनको हम आगे कह लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए केवीपीआर। तो केवीपीआर ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो हाँ, तो केवीपीआर ने यहां पे जो है जंग छेड़ दी। तो 1793 से 1805, तो किसानों के साथ मिलकर 1793 टू 1805 ये पूरा एरिया डिस्टर्ब रहा। फाइनली 1805 में गन फाइट में जो है केवीपीआर यहां पे मारे जाते हैं, और ये सप्रेस हो जाता है, ये भी सप्रेस हो जाता है। नाउ लास्ट सेकंड लास्ट एक जो है हम देखेंगे कि सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है, नीचे एक छोटा सा राज्य है ट्रावेनकोर, दिस इज ट्रावेनकोर, छोटा सा राज्य है ट्रावेनकोर। अब ट्रावेनकोर में जो है 1805 में इनके साथ भी क्या हो गई, सब्सिडरी अलायंस हो गई, सब्सिडरी अलायंस। अभी जो सब्सिडरी अलायंस हुई, तो अब ट्रावेनकोर में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। फिर वही बात की रेवेन्यू लाओ, पैसा लाओ, समथिंग सारी चीजें यहां पे मांगने लग गए। तो यहां पर एक दीवान थे, दीवान वेलुथम्पी। तो जैसे कि केरला वर्मा ने वहां पे विद्रोह किया था, वैसे ही यहां पर हैं दीवान वेलुथम्पी, एंड यहां पे एक जगह है कुंद्रा, और इन्होंने कुंद्रा पे जाके अनाउंस कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, इसका विद्रोह करेंगे, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन। तो कुंद्रा प्रोक्लेमेशन इसकी हम लोग जो है इसका विद्रोह करेंगे, एक अनाउंसमेंट है ना, कि हाँ यलगार हो, युद्ध हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कुंद्रा प्रोक्लेमेशन। तो कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, और ये लड़ाई चली 1808-1809 के बीच में, 1808-1809। तो आप देखोगे कि इस इलाके में या तो मैसूर की लड़ाई का वर्चस्व है, और या फिर इस इलाके में सब्सिडरी अलायंस वगैरह की वजह से युद्ध हो रहे हैं साउथ में। लास्ट एक जो है एक और छोटी सी बात, कि कर्नाटका में एक जगह है कित्तूर। अब कित्तूर के महाराज की डेथ हो जाती है, और उनका कोई यहां पर नेचुरल सन नहीं था। वही बात हो गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली, कि यहां कोई नेचुरल बेटा नहीं था, तो जो उनका अडॉप्टेड सन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। तो यहां भी एक झांसी की रानी है, उनको कहते हैं रानी चिन्नम्मा। तो रानी चिन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया, तो वो एक लोकल फोक हीरो है। तो 1824 में रानी चिन्नम्मा हैड रिवोल्टेड, ऑब्वियसली फिर सप्रेस कर दिया गया, राइट ना, बट हाँ एक बड़ी कहानी, एक बड़ी वीरांगना है रानी चिन्नम्मा, यस, है ना, तो रानी चिन्नम्मा। चलिए, तो ये हमने सारे हमने रिवोल्ट्स देखे, राइट ना, तो हाँ, तो हमने साउथ इंडिया भी कवर कर लिया, वेस्टर्न इंडिया भी कवर कर लिया, और जो है हमने बंगाल साइड भी बात कर ली। अब एक हम लोग डिस्कशन और करेंगे, राइट, पॉलीगर रिवोल्ट में आपको पढ़ा रहा था, तो ये हमने देख लिया है ना, वीर पांड्या कट्टा बोमन की कहानी सुनाई मैंने आपको, सुनाओ तो कवाल फीस, है ना, तो कवाल फीस वगैरह हम पढ़ रहे थे, सब देखा हमने। अब एक हम लोग बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स की, कि देयर आर सम रिलीजियस मूवमेंट्स एज वेल, तो विल डिस्कस रिलीजियस मूवमेंट्स। एक छोटी सी कहानी, कि देयर आर सम रिलीजियस मूवमेंट्स जिनको हमें डिस्कस करना है, जिनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मेनली यू विल फाइंड कि हाँ देयर इज सम रिलीजियस ग्रुप जो कि कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है रिलीजन के रिफॉर्म में, बट साथ ही साथ उसे दिखाई देगा कि भाई यहाँ के किसान लोग बहुत दुखी हैं, राइट, लोग बहुत परेशान हैं, तो हाँ, तो इनकी मदद करी जाए, तो वो लोग रिवोल्ट भी कर देंगे, तो लोग रिवोल्ट भी कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विल ऑब्जर्व इन दी रिलीजियस मूवमेंट्स। तो इसमें जो है एक जो रिलीजियस मूवमेंट हमें दिखाई देगा, दिस इज मैमनसंग डिस्ट्रिक्ट में, इधर इलाके में पहला जो नाम हमें सुनाई देता है वो है पागलपंथी।
तो पागलपंथी, पागलपंथी बेसिकली एक सेक्ट है। अब ये पागलपंथी जो है क्या है कि हाँ ये क्या कहते हैं कि इनकी मान्यता अगर आप देखिए तो दे बिलीव इनटू हिंदुज्म, दे बिलीव इनटू सूफिज्म एंड दे आल्सो बिलीव इनटू एनिमिज्म। तीनों मिला के एनिमिज्म, सूफिज्म आप जानते होंगे है ना। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म इसकी आप नेचर की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, पेड़ों पौधों की पूजा करते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है दैट इज एनिमिज्म। तो ना तो एनिमिज्म, तो अब ये थॉट प्रोसेस, अब ये इसमें इसमें जो इसके फाउंडर हुए वो थे करम शाह, जिन्होंने ये रिलीजियस मूवमेंट चालू किया, करम शाह, कि ऐसा एक सिंक्रेटिक, ऐसा एक प्लूरल हम लोग रिलीजियस मूवमेंट चालू करेंगे इस इलाके में। बट यही इनके एक बेटे हैं टीपू शाह। तो इस रिलीजियस मूवमेंट में टीपू शाह ने ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ के जो किसान वगैरह बहुत दुखी हैं, तो इन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाया। तो 1825 से 1850 के बीच में वी फाइंड कि हाँ पागलपंथीज आर एक्टिव एंड यहां पर किसानों के साथ मिलकर इन्होंने जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। या दिस इज वन थिंग है ना, तो पागलपंथी, तो करम शाह इज द फाउंडर ऑफ पागलपंथी, लेकिन हाँ जो रिवोल्ट जो है वो बेसिकली किसका है? वो टीपू शाह का है। सिमिलरली एक और हमको यहां पे दिखाई देगा एक जगह, फरीदपुर, ये मायमन सिंह में था। तो फरीदपुर में एक दूसरा सेक्ट चालू होता है विच इज फरियाजी। फरियाजी मूवमेंट। अभी जो फरियाजी मूवमेंट है इसके फाउंडर हैं हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, जो कि इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आना चाहता है। वो चाहता है कि जो ओरिजिनल इस्लाम है, जैसा कि शुरू किया गया था, वैसा इस्लाम, वैसी प्रैक्टिसेस हमको लेकर आनी है। तो नाउ दे बेसिकली प्रपोज कि हाँ कुछ रेडिकल चेंजेस इस्लाम की फॉलोइंग में होना चाहिए, राइट है ना। नाउ अब इसी मूवमेंट को आगे ले गए और रिवोल्ट का पार्ट बनाया इनके बेटे हैं दुदू मियां। और सेम ऐसा ही कि हाँ किसानों का इन्होंने मुद्दा उठाया, तो किसान वर्सेस जमींदार वर्सेस ब्रिटिश, एंड दिस इज समवेयर बिटवीन 1838 टू 1857। तो हाँ तो टूवर्ड्स 1830s आप कह सकते हैं, 1830s 40s 50s ये सारी चीजें एक्टिव हो रही। तो फरीदपुर नाउ, अब इसी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है वहाबी मूवमेंट। तो अनदर बिग नेम इज वहाबी। वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था पंजाब साइड से। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद खान नहीं है, सैयद अहमद बरेलवी। और यहां पे भी थॉट प्रोसेस वही है कि इस्लाम में कुछ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं, राइट है ना, कि विद टाइम यहाँ पे जो अभी जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वो पूरी तरह से क्या प्योर इस्लाम नहीं है। इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं दारुल हर्ब बन चुका है, लैंड ऑफ वॉर बन चुका है ना। यहाँ पे जो है इस्लाम नहीं है, तो इसको दारुल इस्लाम बनाना है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये है कि दारुल इस्लाम बनाना है इंडिया को। तो दिस इज समथिंग दे आर वर्किंग अपॉन। अब यहाँ पर वो मानते हैं कि पंजाब जो इलाका है, पंजाब इलाका बेसिकली जो है किसका है? मुस्लिम्स का है। तो इस समय कहानी शुरू हुई 1810s के आसपास, 1820s के आसपास। तो 1820s के आसपास इनिशियल दौर में देवर वर्सेस सिख, क्योंकि यहां पे सिखों का राज्य था, रणजीत सिंह का राज्य था। लेकिन 1849 में पंजाब एनेक्स हो गया और 1849 से ये लोग हो गए वर्सेस ब्रिटिश एंड दिस इज आर्म्ड रिवोल्ट। काफी टाइम तक चलता रहा है ना, टिल 1870s तक जो है हम इसका इंपैक्ट देखेंगे। इनफैक्ट 1857 में के रिवोल्ट में भी वहाबीज ने पार्टिसिपेट किया है एंड जो है आर्म्ड रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया है, राइट ना। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा मूवमेंट जो था वो वहाबीज ही था, कि वहाबीज का जो इंपैक्ट है वो यूपी साइड भी है, बिहार में उनका एक सेंटर है पटना, प्लस नीचे की साइड भी जो है वी फाइंड है ना बंगाल एंड ऑल। बंगाल में ही उनका एक ऑफशूट है जिसे कहा जाता है नरकल बेरिया अपराइजिंग, नरकल बेरिया, इन्हीं का ही पार्ट। इनफैक्ट ये फरियाजी भी उसी में जोड़े जाएंगे, है ना, सेम ही बातें कर रहे हैं, तो हाँ तो वो भी उसी में जोड़ जाएंगे। नाउ दिस नरकल बेरिया अपराइजिंग वाज लेड बाय टीटू मीर। लोकेशन है बारासात इन बंगाल। तो बंगाल यू फाइंड कि हाँ बंगाल में बहुत सारा रिवोल्ट हुआ है, क्योंकि सबसे पहले सारा अत्याचार बंगाल में ही हुआ है।
तो टीटू मीर बरासात में लीड कर रहे हैं, ये भी 1820s के आसपास है। टीटू मीर की डेथ हो जाती है 1831 में। Another important movement is again Punjab side. Punjab side we have Kukka movement. कुका मूवमेंट। तो ये कहानी जो कुकास की है, कुकास की कहानी चालू होती है तो कुकास समवेयर इन 1840s आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ और या आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह, नॉट एनेक्सेशन, आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह। यहां पे इनिशियल फाउंडर जो है वो है भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। अब भगत जवाहर मल जब इनिशियली कुका मूवमेंट शुरू हुआ था तो दिस वाज कॉल्ड एज नामधारी सेक्ट। नामधारी सेक्ट। Now this whole thought process is about religious purification. इसका पॉलिटिकल झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। तो ये टेक्निकली एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। इनफैक्ट ये सारी मूवमेंट सोशल रिफॉर्म में भी आप पढ़ते हो, वहाबी भी आप सोशल रिफॉर्म में पढ़ेंगे, फरियाजी भी आप सोशल रिफॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। तो हाँ, तो वी फाइंड कि हाँ वहाबी, फरियाजी, कुका मूवमेंट, नामधारी, राइट, है ना। तो ये सारे के सारे जो सेक्ट हैं ये सोशल रिफॉर्म भी है कि हाँ ये रिलीजन में रिफॉर्म चाहते हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते हैं, तो दीज आर ऑल्सो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, तो यहाँ पे टारगेट है रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि अब तक रंजीत सिंह के राज में बड़ा वर्चस्व था, बहुत पैसा था, बहुत लग्जरी थी, तो सोसाइटी बहुत लग्जूरियस हो गई है, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं जिसको स्टॉप करना है। तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे नामधारी सेक्ट जो है शुरू हुआ है। भगत जवाहर मल हैं, बाबा बालक सिंह हैं, तो ये लोग ये शुरू करते हैं। बट आफ्टर 1849 एनेक्सेशन के बाद, जब पंजाब एनेक्स हो जाता है, अंग्रेज जो है इसको एनेक्स कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो नाउ दिस रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट ऑल्सो एड्स पॉलिटिकल कैंपेनिंग। बट ये जो पॉलिटिकल कैंपेन है दिस इज नॉन वायलेंट, है ना। बाकी सब जगह हमने वायलेंस देखा था, लेकिन दिस इज अ नॉन वायलेंट कैंपेन, कोई वायलेंस नहीं है यहां पे। यहां पर जो है स्वदेशी की बात हो रही है कि हम लोग हाथ से जो है बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे, हैंड वोवन क्लॉथ, राइट ना। तो यहां पे कोई वायलेंस नहीं है, यहां पे बॉयकॉट वगैरह हो रहा है, स्वदेशी हो रहा है, जो कि हम लोग बाद में यूज करेंगे, जब हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट करेंगे ना, तब ये सब चीजें हम यूज करेंगे। ये सबसे पहले यहां पे चालू हो गया था अंडर नामधारी सेक्ट। यस, नाउ 1860s वी हैव बाबा राम सिंह जो इसको लीड करेंगे, और अंग्रेज काफी परेशान हो जाएंगे। तो फाइनली इन 1872 बाबा राम सिंह वॉज डिपोर्टेड, इनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून, और बहुत सारे यहां पे सिखों को मारा भी गया। तो दिस इज हाउ बाय 1872 दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड। या तो ये भी जो है इन्हीं सब लड़ाइयों का पार्ट है। यस, है ना। तो हाँ, तो दीज आर सम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। नाउ सो नाउ जो है कहानी और आगे बढ़ाते हैं, दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, विच इज ट्राइबल अपराइजिंग। तो बिफोर वी टॉक अबाउट ट्राइबल रिवोल्ट्स वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड कि ट्राइबल्स हैं क्या और मुद्दा क्या है ना। तो पहले ये बात थोड़ा समझते हैं कि मान लेते हैं लेट से कोई अर्बन सेंटर है, लेट से पटना, राइट, या कैलकाटा। तो एक होता है अर्बन एरिया, शहर, और फिर उसके बाद होते हैं जैसे आप शहर के बाहर निकलेंगे आपको गांव मिलेंगे, राइट, ना, रूरल एरिया मिलेगा, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, कि दूर दूर ऐसे आपको गांव मिलेंगे, और गांव के आसपास क्या होंगे, गांव के खेत होंगे। ऐसा होता है एक गांव, है ना, कि गांव होंगे, गांव के खेत होंगे, खेती वगैरह हो रही होगी। और थोड़ा गांव से आप दूर निकलेंगे तो आपके पास पड़ेगा जंगल, राइट, ना, फॉरेस्टेड एरिया। तो ट्राइब्स आर जनरली रिलेटेड टू फॉरेस्टेड एरियाज। नाउ तो ट्राइब अगर हम देखें तो ट्राइब जनरली फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। इनकी डिपेंडेंसी मेनली क्या होती है, फॉरेस्ट पे होती है। नाउ दे कैन बी इनटू हंटिंग, हो सकता है वो यहां पे हंटिंग करते हो, फूड गैदरिंग करते हो, दे कैन बी हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। इसके अलावा दे कैन बी नोमैडिक, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ एनिमल हर्डर्स, चरवाहे, कि जानवर चरवाते हो,
तीसरी एक चीज पॉसिबल है कि हाँ दे आर इनटू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कि हाँ भाई आज आज कोई पैच यहाँ पे जला दिया, राइट, स्लैश एंड बर्न सुना होगा। तो यहाँ पे एक कोई पैच जला दिया और वहां पे खेती कर दी, राइट ना, वो जो है जलाया तो उसकी राख वाख से थोड़ी फर्टिलिटी आ गई, फिर यहाँ पे खेती हुई। अब खेती करने के बाद आफ्टर सम टाइम जब ये पैच लगा कि नहीं अभी यूजलेस नहीं, यूजफुल नहीं है, तो शिफ्ट करके कोई दूसरा पैच जलाया, ये पैच छोड़ दिया, ये पैच वापस जंगल बन गया, है ना, यहां से कहीं और शिफ्ट कर गए। तो ऐसा होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। तो ट्राइब्स ऐसे होती हैं एंड दे आर समवॉट वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट। तो उनका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो जंगल के ऊपर बेस्ड है, जंगल के जानवरों पे, जंगल की जमीन पे, जंगल के यू कैन से जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर उनका कहीं ना कहीं पूरा जो है रहन बसन उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेस्ड होता है। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद दी पीपल ओवर हियर, विलेजेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जब विलेजेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ प्रोड्यूस कि हाँ जो विलेज कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहते हैं कि आप हमको दे दीजिए। जैसे कि मान लो विलेज में कपड़ा बन रहा है तो हाँ तो कहेंगे कि कपड़ा हमको दे दो, तो विलेजर्स कहेंगे कि हम बदले में क्या मिलेगा, तो उनको बदले में मीट दे देंगे या कोई जानवर दे देंगे या कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुछ लकड़ी वकड़ी दे देंगे। तो हाँ तो इस तरीके से वो कुछ प्रोड्यूस वहां से ले सकते हैं। एक और चीज जो उनके इंटरेक्शन में आ सकती है वो हो सकता है कि कुछ रिलीजन का इंपैक्ट जो है एक्सचेंज हो जाए, राइट, कि कुछ रिलीजियस बातें सीख लें। और एक और चीज जो सीख सकते हैं ट्राइब्स, जो लास्ट फेज है कि हाँ दे कैन ऑल्सो दे ऑल्सो डिसाइड कि हाँ हम भी सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे, जैसे कि ये सारे गांव कर रहे हैं। तो ट्राइब्स फाइनली कैन ऑल्सो डिसाइड कि हम यहीं पे सेटल हो जाएंगे, एक गांव बनाएंगे और जो है हम लोग भी खेती बाड़ी करेंगे। तो हाँ तो सेटल्ड एग्रीकल्चर में भी आ सकते हैं, पॉसिबल है। इनफैक्ट किसी जमाने में सब जंगल ही रहा होगा, धीरे धीरे सेटलमेंट होता चला गया। तो हाँ तो फिलहाल जो ट्राइब है वो कहीं ना कहीं मेन बात है कि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब जब अंग्रेज इन इलाकों पे कब्जा करने लगे, है ना, अंग्रेजों के वर्चस्व में मान लो जो है पटना के आसपास बिहार का जो पूरा इलाका है, राइट, उस समय झारखंड बिहार में था। तो हाँ तो बिहार का जो सेटल्ड इलाका है वो अंग्रेजों के अंडर आया, वहां पे उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम डाल दिया। लेकिन जब ये फॉरेस्टेड एरियाज और ये जब एरियाज जो है अंग्रेजों के पास आ चुका है, तो यहां पर भी ब्रिटिशर्स क्या लेकर आ जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्या लेकर आ जाएगा, रेवेन्यू सिस्टम लेकर आ जाएगा। और उनको सबसे ज्यादा जो समझ में आएगा वो ऐसे वाले जो ट्राइब्स हैं जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो कि बढ़िया से जो है आपको दे सकते हैं, रेवेन्यू दे सकते हैं कि भाई इतना खेती कर रहे हैं उसका इतना प्रोड्यूस हम देंगे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है किस पे पड़ने वाला है, सेटल्ड एग्रीकल्चर वाली ट्राइब से पड़ने वाला है। दूसरा अब जब ये एग्रेरियन जो है ये से एंट्री इधर हो चुकी है, अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी है, तो एक और चीज जो इसके साथ एंटर करेगी वो है अंग्रेजों का कल्चर, क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पर उनको इजी टारगेट मिल जाएगा फॉर द कन्वर्जन, कि यहां पे कुछ स्कूल सेटअप कर दिया, अपना धर्म लेकर आ गए और कन्वर्ट कर दिया। यस, अनदर थिंग इज कि जब ये बाहर से ब्रिटिशर्स अपना रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर आएंगे तो यहां भी किसी को जिम्मेदारी दे देंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने की। तो यहां पर आउटसाइडर्स की एंट्री होगी, जैसे कि जमींदार ने ये पूरी जमीन ले ली और कह रहा है कि हम यहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। अभी जब रेवेन्यू सेटलमेंट यहाँ पे आ चुका है, आउटसाइडर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर ये ट्राइब्स को क्या है, ट्राइबल जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। यहाँ भी वही मुद्दा आ जाएगा, कोर्शन वगैरह होने लगेगा, जबरदस्ती होने लगेगी, रैक रंटिंग होने लगेगी। इन्हीं आउटसाइडर से मजे लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए मनी लेंडर्स और आ जाएंगे उधार देने, मनी लेंडर्स। या तो धीरे धीरे जो आउटसाइडर्स हैं, ऐसा लगने लगेगा ट्राइबल्स को, ऐसा लगने लगेगा कि ये जो आउटसाइडर्स हैं ये हमारे इकोसिस्टम में आते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे ऊपर ये उल्टा सीधा रूल रेगुलेशन लगा के, टैक्स लगा के हमें परेशान करते हैं। और इसी चक्कर में धीरे धीरे एक नफरत होने लगेगी आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर्स को यहां पे कहा जाएगा डीकू, कि लोग कैसे लोग हैं, ये डीकू हैं, जैसे डाकू होता है, डाकू या फिर सूद, है ना, ये सूद कलेक्ट करता है, हमेशा सूद मांगता रहता है ना, तो सूद ब्याज ऐसा करके कहता रहता है, तो कहते हैं सूद, है ना, तो सूद ही नाम रख दिया है। तो डीकू, सूद, तो उनकी कहीं ना कहीं दुश्मनी जो है इन डीकू और सूद से होने लगेगी। प्लस यही जोर जबरदस्ती करने के लिए अंग्रेजों के पुलिस वाले, थानेदार, दरोगा, तो
तो पुलिस भी यहां पे उनको परेशान करेगी, डेफिनेटली यहां पर पुलिस भी परेशान करने वाली है। नॉट ओनली दिस, यहां के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है यू कैन से सस्ते में खरीदने के लिए, फायदा उठाने के लिए बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, वो सब भी यहां पे आएंगे, कम दामों में माल खरीदेंगे और ये पूरा जो उनका यू कैन से रहने का तरीका है इसको पूरी तरह से बदल देंगे, इस पूरे इकोसिस्टम को यहां पर डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। अब उसके साथ साथ अंग्रेज यहां पर क्या करने लगेंगे, यहां पर फॉरेस्ट रेगुलेशंस वगैरह भी लाने लगेंगे। तो धीरे धीरे फॉरेस्ट रेगुलेशन कि भैया ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये अंग्रेजों का फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट रेगुलेशन का मतलब कि अब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी कुछ यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, आप यहां पर टैक्स देंगे। तो टैक्सेशन रेवेन्यू सेटलमेंट के द्वारा और टैक्सेशन ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस कि आप अगर लकड़ी तोड़ रहे हैं, अगर जानवर को चरवा रहे हैं आप जंगल में, तो आपको उसका भी क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टैक्सेशन ऑन ग्रेजिंग, ऑल दीज थिंग्स विल अप्लाई हो रहे हैं। जनरल लॉज भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, भाई ट्राइबल्स के अपने कस्टम थे, अपने लॉज थे, लेकिन अब यहाँ पे जो जनरल लॉ चल रहा है, राइट है ना, उनकी जुडिशरी वगैरह का जो लॉ है वो भी यहाँ पर क्या होने लगेगा, एप्लीकेबल होने लगेगा। अब ये धीरे धीरे जब ये सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ट्राइबल्स विल लाइक कि हाँ हमें बर्दाश्त नहीं है, एंड दे विल रिवोल्ट। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट हम देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स। जब इनको लगेगा कि हाँ ये पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स, नाउ ट्राइबल रिवोल्ट्स इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल ट्राइबल रिवोल्ट्स का ट्रेंड ये है कि हाँ दीज आर वेरी वायलेंट रिवोल्ट्स, बहुत ही वायलेंट होती है ना, डिस्ट्रॉय ही कर देती हैं आउटसाइडर्स को, राइट ना, जो है हजारों लोग यहाँ पे मार दिए गए, जला दिए गए, ऐसा वाला सिचुएशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी वायलेंट आउटबर्स्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा, इट इज नॉट लाइक दे आर अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर्स, तो इट इज नॉट अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर, ऐसा नहीं कि बाहरी कोई भी मिला तो मार दिया। दे टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ कौन है जो उनका दुश्मन है, कौन है जो उनके खिलाफ है, और किससे जो है ये ऑपरेशन या कोअर्शन वगैरह आ रहा है, किसको मारना है। तो उनके क्लियर टारगेट्स होते थे कि हाँ भाई इन्हीं को मारना है, ऐसा नहीं कि सारे आउटसाइडर्स को यहाँ पे मारने लग गए, राइट। तीसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो हैव अ मसीहा लाइक फिगर्स, तो जो उनका लीडर होगा दे विल बी लाइक मसीहा, कि हाँ जैसे डिवाइन पावर है, भगवान ने ही भेज दिया है ना, और वो मसीहा बन जाएगा सबका कि हाँ भाई इन्होंने बोल दिया है तो अब ये अटैक करना पड़ेगा। जनरली ट्राइबल सोसाइटी कैसी होती है, इट्स अ वेरी इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो ट्राइबल्स आर इगैलिटेरियन, सारे बराबर होते हैं, इसमें कोई हायरार्की नहीं होती, कोई कास्ट सिस्टम या सच या फिर कोई ऊपर नीचे, ऐसा यहाँ पे कोई जो है नहीं होता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मोस्टली सारे जो है किनशिप बेस्ड होता है कि हाँ भाई सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ रिश्तेदारी है, कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है जो मसीहा है, most of the time the person or the leader comes, or leader is within the community, ऐसा नहीं कोई बाहर से आके लीड करेगा, विद इन द कम्युनिटी हमको लीडर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ये हम थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। तो लीडर्स आर विद इन द कम्युनिटी, और फिर हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी कि हाँ जो है विद इन द कम्युनिटी यहां पे हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये जो है रिवोल्ट है, दीज आर ट्रेडिशनल इन नेचर, ट्रेडिशनल जो है वॉरफेयर होगा, कि तीर कमान हो गया, चाकू हो गया, है ना, ऐसा कोई मॉडर्न टेक्निक तो नहीं आएगी ट्राइबल्स के पास। तो हाँ, तो जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल वॉरफेयर यहां पर यूज करेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ट्राइबल रिवोल्ट्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, बाय द वे ट्राइबल रिवोल्ट्स हमें जो है मेन लैंड में भी देखने पड़ेंगे, मेनली ये एरिया है, राइट, या तो ये एरिया जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स का है, या फिर थोड़ा ये जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है, राइट, यहाँ के जो जंगल्स हैं, तो ये इलाका और प्लस ये इलाका थोड़ा फॉरेस्टेड है, राइट, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, है ना, तब तो बिहारी बोलते थे, तो हाँ, तो छोटा नागपुर प्लेटो, है ना, तो ये जो कोर पार्ट है इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अफेक्टेड एरिया। ओडिशा में थोड़ा अफेक्टेड एरिया आपको दिखाई देगा, प्लस नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको अफेक्टेड दिखाई देगा, राइट, नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जैंतिया जैसे काफी अफेक्टेड है, प्लस ये जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है, राइट ना, ये इलाका काफी अफेक्टेड है। तो यही कोर जोन है जहां पे आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने मिलेगी। चलिए, तो आइए बात करते हैं, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं, हाँ कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट, या फिर ऐसा कहें कि इनिशियल ट्राइबल रिवोल्ट, कि हाँ जब अंग्रेजों ने इनिशियली शुरू ही किया था, तो वो पहुंचे थे कहां पे, उनको एक जगह मिली थी मेदिनीपुर या मेदिनापुर, ये वाला पार्ट,
या तो ये जो एरिया है यहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज भूमिज ट्राइबल। भूमिज लैंड है ये, भूमिज, सिंहभूम, मानभूम, भूमिज ट्राइबल्स। तो दे हैड रिवोल्टेड 1760s में ही जो है अंग्रेज यहां पे आ गए थे और 1768 में हमें यहां पर रिवोल्ट देखने को मिलेगी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। जंगल महल, तो रिवोल्ट ऑफ जंगल महल कि यहां पर जो है अंग्रेज जो थे, ये अंग्रेज ट्राइबल्स का जो भी कुछ मिट्टी का कुछ किला बना रखा है तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो जमींदार वगैरह हैं उनको यहां पे जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेयर वी फाइंड इनिशियल रिवोल्ट जिसमें लीड कर रहे हैं जगन्नाथ सिंह। तो एक नाम जो हम लोग सुनेंगे, इट इज 1768, दिस इज जगन्नाथ सिंह। तो दिस इज वन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, यस, जगन्नाथ सिंह। सेकेंड देखेंगे हम कि हाँ जो राजमहल हिल्स हैं, राइट, तो हेयर ऑल्सो वी हैव, तो थोड़ा सा मैं आपको एरिया दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है आपका, जैसे धनबाद अगर आप समझ रहे हैं तो धनबाद का जो सदर्न वाला पार्ट है, मिदनापुर, बंकुरा, पुरुलिया, ये जो पार्ट है दिस इज नोन फॉर रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। तो यहां पर जो है जो भूमिज ट्राइबल्स रहते थे, चुआर भी लिखा है कई जगह, तो जो भूमिज ट्राइबल्स यहाँ पे रहते थे, बाय द वे उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लैंग्वेज है उनकी, है ना। तो हाँ, तो भूमिज ट्राइबल्स का यहाँ पे इनिशियल दौर में रिवोल्ट है। तो ये 70s के आसपास, 70s में आपको काफी सारे रिवोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये रिवोल्ट कनकरिंग है, जो है रिकरिंग है ना, कनकरिंग नहीं, रिकरिंग है, बार बार होते रहेंगे, है ना। कि हाँ, कि जगन्नाथ जी ने एक बार रिवोल्ट किया, आफ्टर सम टाइम फिर जो है लड़ाई हो गई, फिर से एक रिवोल्ट हुआ। तो मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट्स, रिकरिंग रिवोल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। खैर, दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है राजमहल हिल्स। तो पटना से आप नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, धनबाद से थोड़ा नॉर्थ, अभी हम लोग धनबाद से साउथ की बात कर रहे थे, इस इलाके की बात कर रहे थे, तो यहां पर राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स में तो दूसरा जो अफेक्टेड रीजन है वो है राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में यहां पे पहाड़िया सरदार रहते थे, पहाड़िया। तो पहाड़िया यहां पे रहा करते थे। एंड अगेन अगेन 1778 के आसपास वी फाइंड कि हाँ जो है कई सारे रिवोल्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो इन 1778 इज इंपॉर्टेंट ईयर। यहां भी एक राजा जगन्नाथ हैं, राजा जगन्नाथ जो इसको लीड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी 1778 में वी ऑल्सो हैव तिलका मांझी, जो पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर इस पूरे इलाके को, पटना के आसपास, पटना जो गंगा नदी आ रही है, राइट ना, लेट मी शो यू। तो हाँ, तो ये जो पूरा इलाका है टिल भागलपुर विल फाइंड कि वहां पे नाव के ऊपर जो है, गंगा नदी के ऊपर जो अंग्रेजों की नाव जा रही है, सामान जा रहा है, उसको लूट लेंगे, राइट ना, जो है। प्लस एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट हैं यहां पर राजमहल के, ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो ही इज द वन हु किल्ड ऑगस्टस क्लीवलैंड। और ये जो 78 से लेके 85 तक का टाइम है वो भारी पड़े हैं। फाइनली इन 1785 ही वाज कैप्चर्ड एंड देन ही वाज हैंग्ड, राइट ना। तो एक नाम हम ध्यान रखेंगे इज तिलका मांझी। सिमिलरली जो है, या another important revolt we'll find is छोटा नागपुर प्लाटो में ही देयर इज कोल अपराइजिंग। तो यही एक और अपराइजिंग की बात करते हैं, which is coal uprising, छोटा नागपुर प्लाटो। कोल अपराइजिंग, तो एक दूसरी ट्राइब है कोल। तो छोटा नागपुर में जो है ये कोल अपराइजिंग, तो कोल जो थी एक ऑटोनॉमस ट्राइब थी, अपना इलाका ये लोग मैनेज करते थे, छोटा जो है छोटा नागपुर प्लेटो में। और यहां पे क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों की वजह से बहुत सारी जमीनें ट्रांसफर होने लगी और बहुत सारे आउटसाइडर्स आने लगे। तो अगेन ट्राइबल रिवोल्ट से भी मेन वही बात है कि मुद्दा हमने समझ लिया है, मुद्दा सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। आपको खाली ये देखना है कि हाँ कौन सी ट्राइब किस इलाके में रिवोल्ट कर रही है। ईयर्स भी नहीं रटने हैं, रीजन क्योंकि रिवोल्ट कई बार हुई है, तो ऐसा ईयर रटने का भी कोई फायदा नहीं है। रफ अंडरस्टैंडिंग की किस दौर की बात है और अगर कोई वहां पे लीडर है ना, तो उस लीडर का नाम, दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है आपको।
तो खैर, तो कोल में अगर हम समझेंगे तो यहां पे बहुत सारा लैंड ट्रांसफर हो रहा है और आउटसाइडर्स आ रहे हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मनी लेंडर्स वगैरह यहां पे आ रहे हैं। तो यहां पे वही चालू हो गया, ऑपरेशन हो गया, टैक्सेस बहुत हाई थे यहां पे, तो ये लोग परेशान होने लग गए। सुनाओ जो है यहां पे एक लीडर है बूधो भगत। तो बूधो भगत, तो जिनका हमें नाम ध्यान रखना है, हु हैज लेड दिस इज बूधो भगत। बूधो भगत, तो बूधो भगत, तो कोल कोल जो है बूधो, सारे कोल को जो है, सारे कोल ट्राइब को इन्होंने इकट्ठा किया एंड देन ही हैड अटैक्ड ऑल दी आउटसाइडर्स। कुछ नहीं तो यहां पर इन्होंने 1000 लोगों को मारा है, जलाया है, राइट। एंड इट वाज वेरी ब्रूटल, वेरी वेरी ब्रूटल जो है ये जो पूरा ओवरऑल रिवोल्ट था। एंड देन आर्मी हैड टू कॉल इन, आर्मी आई, फिर इसको सप्रेस किया गया। तो दिस हैपेंड इन 1831-32। तो 1831-32 में वी हैव अ सीरियस रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, विच इज कोल अपराइजिंग 1831-32 में। सिमिलरली जो है 1820s में होज और मुंडा ने रिवोल्ट किया है। तो इसी दौर में वी हैव हो, तो हो ट्राइब है प्लस मुंडा ट्राइब। ये 1820s और फिर 1830s तक रहा है। और यहां पर जो लीडर है वो है राजा ऑफ परहात, राजा ऑफ परहात। तो राजा ऑफ परहात जो है यहां पे सारे होस्ट को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं 1820s में, राइट ना। पहला ये लड़ाई 1827 तक खुद चलती है, फिर 1831 में मुंडाज इसको लीड करते हैं, है ना। तो मुंडाज का ये पहला रिबेलियन है। इसके अलावा जो मुंडाज का जो एक बहुत बड़ा रिबेलियन हमको देखने को मिलेगा, वो हमको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। तो मुंडास, तो आपने नाम सुना होगा भगवान बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा। तो उन्होंने विद्रोह किया है एंड दिस रिवोल्ट इज 1895 टू 1900। तो इनके विद्रोह को कहा जाता है उलगूलन। तो उलगूलन किया है इन्होंने, उलगूलन, है ना, विद्रोह, है ना, ताकि जो है, ताकि क्या मिल सके, अपना राज्य मिल सके। तो बिरसा मुंडा बेसिकली जो है, जो गोल्डन एरा था मुंडास का, वो वापस स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे मुंडास पहले रहा करते थे, अंग्रेजों के पहले रहा करते थे, उस तरीके का जो है अपना सिस्टम हो, राइट, है ना। कहीं क्रिश्चियनिटी जो है मुंडास में आ गई है, वो जो बाहर का रिलीजन है उसको हटा दिया जाए। इसी तरह उन्होंने एक अपना ही रिलीजन क्रिएट कर दिया था जिसे कहते हैं बिरसैत, इसीलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। एंड ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश हिज ओन सेल्फ रूल, राइट ना, कि मुंडास का अपना सेल्फ रूल स्थापित करना चाहते थे। तो ये एक बड़ा रिवोल्ट हमको 1895-1900 में मुंडास से एसोसिएटेड मिलता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जो यहां का है वो है संथल अपराइजिंग। तो यहीं पे हमें दिखाई देगा एक और अपराइजिंग इस इलाके में, विच इज संथल। संथल अपराइजिंग में क्या हुआ था कि संथल्स जो है एक ऐसी ट्राइब थी जो काफी बिखरी हुई ट्राइब थी, काफी दूर दूर तक ये लोग रहा करते थे। तो संथल रिबेलियन, तो लेट्स टॉक अबाउट संथल रिबेलियन। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यही पूछा ही है, राइट। संथल रिबेलियन, दिस इज 1855-56 संथल रिबेलियन। तो संथल रिबेलियन बेसिकली ये राजमहल हिल्स के आसपास, तो कहानी है राजमहल हिल्स के आसपास। राजमहल हिल्स, तो पहले संथल जो थे, संथल पहले नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक मतलब चरवाहे हुआ करते थे, है ना, कि हाँ जानवर चराया करते थे। एंड देवर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम कटक टू मिदनापुर, है ना, कटक, दालभूम, मानभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, राइट ना। तो हाँ, तो देवर सो मेनी प्लेसेस जहां पे लोग रहा करते थे। कटक हो गया, मिदनापुर हो गया, हजारीबाग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का मतलब कि हाँ ये काफी दूर एरिया में स्प्रेड थे। लेकिन देन 1870s के आसपास, 17 जो है 80s के आसपास क्या होने लगता है, 1780s के आसपास, 1770-80 के आसपास अंग्रेज जो है इनको सपोर्ट करते हैं इनटू माइग्रेशन। तो दे माइग्रेटेड इनटू दिस एरिया, प्लस माइग्रेट भी किया, और नाउ दे हैव स्टार्टेड सेटल्ड एग्रीकल्चर।
इस एरिया में रहने लगे, सेटल्ड एग्रीकल्चर देने करने लगे। अब जब सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे तो हाँ, तो अंग्रेज अब यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह लगा सकते हैं, तो हाँ, तो कुछ टाइम तक ठीक चलता रहा। अब धीरे धीरे यहाँ पे रहते रहते पॉपुलेशन काफी बढ़ गई, ना कि हाँ, पॉपुलेशन काफी बढ़ गई, एक बात। और दूसरा दूसरा आउटसाइडर्स बहुत सारे आ गए, आउटसाइडर्स। तो पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स वगैरह यहां पे आ चुके हैं, बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, एंड जो है दे आर डूइंग रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे आउटसाइडर्स और उसमें यूरोपियन ऑफिसर्स, यूरोपियन ऑफिसर्स, एंड दे वर इनटू रेलवे कंस्ट्रक्शन। अब इससे क्या हुआ कि हाँ, वो पूरा जो इकोसिस्टम अब तक डेवलप हुआ था पिछले जो है 50 सालों में, अब वो डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब जो है जो संथल्स थे, संथल सबसे पहले जाके जो है इन्होंने जमींदारों को अल्टीमेटम दिया, ये जो आउटसाइडर्स थे इनको अल्टीमेटम दिया कि भाई ऐसा मत करो। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले दे हैड गिवन अल्टीमेटम कि हाँ, मत करो भाई ये सब जो आप लोग कर रहे हो, है ना। तो इनको समझाया कि ये पॉलिसीज गलत है, इसको मत करो। किसी ने नहीं सुना तो इन्होंने कहा ठीक है, राइट ना। देन नाउ वी हैव लीडर्स फ्रॉम विद इन। तो दो भाई यहां पर सिद्धू और कान्हू मुर्मू, तो लीडर्स हैं यहां पर सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। एंड नॉट ओनली देम, उनकी दो बहनें भी हैं जो यहां पे लीडरशिप प्रोवाइड करेंगी। दीज आर फूलो एंड झानो, फूलो प्लस झानो, एंड दे विल लीड द होल रिवोल्ट। तो अब ये रिवोल्ट कर देंगे, अब ये रिवोल्ट कर देंगे, कहेंगे कंपनी रूल एंड हो गए, हमारे इलाके में कोई कंपनी वंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ब्रिटिश इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो नाउ दे आर टोटली अगेंस्ट कंपनी रूल, एंड कहते हैं कि अनहोली ट्रिनिटी, दे आर अगेंस्ट अनहोली ट्रिनिटी। अनहोली ट्रिनिटी क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो हर धर्म में एक त्रिमूर्ति होती है, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वैसे ही ये कह रहे हैं कि नहीं, एक अनहोली ट्रिनिटी बन चुकी है। अभी जो अनहोली ट्रिनिटी है इसमें क्या है कि हाँ, 3 लोग हैं, एक है जमींदार, एक है महाजन जो है मनी लेंडिंग कर रहे हैं, और प्लस गवर्नमेंट। तो अब ये जो है होली अनहोली ट्रिनिटी है, एक एक को इन्होंने यहां पे पकड़ के मारना चालू किया। सो नाउ दे स्टार्टेड किलिंग पीपल, जो भी जो है आउटसाइडर यहां पे था, जो भी उन्हें परेशान कर रहा था, सबको उन्होंने यहां पे मारना शुरू किया। नाउ दिस न्यूज वाज लाइक कि हाँ, जो है ब्रिटेन में डिस्कस हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ही कर रही है, ट्राइबल्स ने क्या ही हालत कर दी है। तो ब्रिटेन में भी एकदम जो है माहौल बन गया कि हाँ, संथाल में हो क्या रहा है। ऐसे डे पर डे की न्यूज आने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमारा अस्तित्व बहुत खतरे में है, कुछ तो करना पड़ेगा। So now they brought military in. तो this is the biggest fight. तो अब जो है इसको संभालने के लिए मिलिट्री आई, आर्मी को लाया गया। एंड एज पर द फिगर्स, यहां पे हमें समझ में आता है कि जो भी इनको गांव मिला तो उन्होंने पूरे गांव जला दिए, संथलों के गांव जला दिए। कुछ 30,000 संथल यहां पे मारे गए, 30,000। एंड दिस वाज अ ह्यूज शॉक फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 30,000 संथल्स वर किल्ड ओवर हियर, villages were burnt over here. Yeah. Now after this उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, जो है हमें पैसिफाई करना पड़ेगा, जो संथल्स रिमेनिंग संथल्स हैं, एग्जाम्पल सेट कर दिया है और हमें इसे पैसिफाई करना पड़ेगा। सो नाउ दे हैड डिसाइडेड कि हाँ, एक एक्ट पास किया और इन्होंने कहा कि एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाओ जिसका नाम था संथल परगना। और जिसमें हुआ कि हां, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द आउटसाइडर अब अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आजादी के बाद भी हमने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, जो संथल परगना है दिस विल कंटिन्यू। संथल टेनेसी एक्ट बोलते हैं 1949 का, जिसमें हुआ कि हाँ, वी विल कंटिन्यू विद दिस, कि हाँ, ये ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द आउटसाइडर यहां पर अलाउड नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट। दिस इज संथल रिबेलियन जो हमने डिस्कस किया, राइट ना, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड जो है सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ये आप जो है नाम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो इवेंचुअली सेपरेट डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई कि हाँ, एक प्रॉपर संथल परगना होगा, है ना। झारखंड का ये वाला जो विंग आपको दिखता है, तो संथल परगना, आजादी के बाद संथल परगना एक्ट आया, राइट है ना। तो सिद्धू मांझी, तो नाउ यू सी कि हाँ, ये जो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में जो है न्यूज छप रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि देखो ये ट्राइबल्स हैं, राइट, दीज आर बारबैरिक।
और सामने से अंग्रेज क्या है, गोली मार रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जंगली लोग हैं, हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, राइट ना। और आप इनको नोटिस करिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग युद्ध में उतर आए हैं, सिद्धू ने कह दिया है, कान्हू ने कह दिया है, तो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग गोली मारे कुछ भी मारे, अपने ट्रेडिशनल वेपन से, तलवार से, भाले जो है, तीर कमान से ये लोग युद्ध कर रहे हैं, सामने से गोली आ रही है, जो है कोई दिक्कत ही नहीं। तो फाइनली जो अखबार में फोटो छपी वो ये थी कि हाँ देखो हमने गांव वाँव जला दिए हैं, लोग सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, और इधर इधर जो है हमारे सोल्जर्स खड़े हैं आराम से, है ना, अंग्रेजों के, और जो है सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है। एक और फोटो जो न्यूज़पेपर में छपी कि हाँ देखो आराम से जो है हुक्का पी रहा है, और संथल्स को ऐसा बांध के लेके प्रिजनर ऑफ वॉर बना के लेके जा रहे हैं, यानी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ संभाल लिया है, ऐसा यहाँ पे जो है नरेट किया जा रहा है। तो ये जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। अब इसके अलावा उड़ीसा की दो ट्राइब्स हैं, या अब इसके अलावा उड़ीसा की दो ट्राइब्स हैं, या तो खोंड एंड कोया। तो इन ओडिशा वी हैव खोंड, ओडिशा तो वी हैव खोंड एंड कोया अपराइजिंग, कोया अपराइजिंग, खोंड एंड कोया। ना मुद्दा सेम ही है ना, मुद्दा कोई अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सेम ही मुद्दा है। तो कोया अपराइजिंग 1803 से चली है एंड 1886 तक कंटिन्यू रहेगी, राइट ना, बार बार होती रहेगी, रिकरिंग इवेंट है ये कोया अपराइजिंग। सिमिलरली जो है आपकी जो खोंड अपराइजिंग है, वन लीडर जो है विच इज इंपॉर्टेंट इज चक्रा बिसोई, चक्र बिसोई, या खोंड 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 जो है आपकी 1837 से 1850 तक रही है, 56। सिमिलरली महाराष्ट्र साइड जो हम बात कह रहे थे कि हाँ कुछ ट्राइब्स थी जो कि मराठास के साथ जो है युद्ध में पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन अब जब मराठास का जो है वर्चस्व नहीं रहा, मराठास खुद ही एनेक्स कर लिए गए हैं, तो ये जो ट्राइब्स उनके साथ रहती थी, जैसे हमने देखा था कि कुछ जो है आर्मी ऑफिसर्स थे या आर्मी कम्युनिटीज थी जो कि जो है उनके साथ जुड़ी हुई थी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे गडकरी की, राइट ना, वैसे ही कुछ ट्राइब्स भी मराठास के साथ जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जब अब मराठास ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट और जो पैटर्न जब तक मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था। सो नाउ दीज ट्राइब्स आल्सो रिवोल्टेड। तो टू ट्राइब्स विच आर एसोसिएटेड विद मराठास आर, एक है आपकी भील ट्राइब और दूसरी है आपकी कोली। तो भील एंड कोली, तो कोली इज एट अहमदनगर एंड दूसरी जो ट्राइब है वो है भील ट्राइब, भील ट्राइब। तो भील एंड कोली आर बेसिकली एसोसिएटेड विद जो है मराठास से जुड़ी हुई एक और ट्राइब है जो कि उनके साथ थी, वो थी रमौसी। तो रमौसी, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ वी हैव दिस एरिया, वी हैव रमौसी। और रमौसी में कुछ नाम है जो हम जो है लिखना चाहेंगे। तो रमौसी में जो है वी हैव 1825-26 में उमाजी नायक, उमाजी नायक, और एक जो है नाम आप और नोट करिए, 1822 में चित्तूर सिंह। who had led these revolt. या 1839 में एक और रिवोल्ट है जो कि रीजन पूछा जा सकता है। 1839 में सतारा को जो है, या सतारा के महाराज को डिपोज कर दिया गया था, राइट ना। तो महाराज थे उस समय प्रताप सिंह, तो राजा प्रताप सिंह को यहां पे बैनिश कर दिया गया था एंड फॉर दैट रीजन यहां पर रमौसी ट्राइब ने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट साइड में वन नेम जो मैं चाहूंगा जो आप लिखें इज खासी अपराइजिंग। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन है, राइट ना, सुने रहो, कहीं पे आए तो टिक मार देना, दैट्स इट, है ना। तो खासी अपराइजिंग, लीडर ओवर हियर इज तीरथ सिंह।
तीरथ सिंह या तीरथ सिंह। तो खासी अपराइजिंग इज 1830s। 1830s में खासी ट्राइब ने बेसिकली क्या कर दिया था, जो है रिवोल्ट कर दिया था। इनफैक्ट खासी पहली ट्राइब है जो अंग्रेजों के कांटेक्ट में आई थी और फिर खासी ने 1830s में रिवोल्ट भी कर दिया है। तो दीज आर फ्यू ट्राइबल अपराइजिंग जो कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखेंगे, राइट ना। बाकी प्रेजेंस में ऐसा लीडरशिप वगैरह पूछी जा सकती है ना। बाकी इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा था बहुत रिसर्च नहीं करनी है, राइट। रफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कौन सा लीडर है, कहाँ की बात हो रही है, इतना बहुत है। Yeah, so yes, तो please do supplement this discussion with UPSC वाला बुक या any standard book, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, and this will be good enough, है ना, कि आपको स्टोरी पता है, पूरा अंडरलाइन चीजें पता है, राइट है ना। बॉल टू बॉल कमेंट्री लिखी होगी किताबों में, बट बहुत काम की नहीं है ना। कहीं यूपीएससी ऐसा बॉल टू बॉल नहीं पूछ रहा है, ना ही मेंस में भी आपको जरूरत पड़ेगी। मेंस में भी एनालिटिकल डिस्कशन है कि हाँ ट्राइबल रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज का ट्राइबल पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, ऐसा करके सवाल जो है आया हुआ है। उससे ज्यादा जो है उसमें भी बहुत फैक्ट्स आपको नहीं चाहिए होंगे। तो दो जो है ऐसा मन करेगा आपका कि बहुत कहानियों में जाया जाए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आपका टारगेट यूपीएससी है, यूपीएससी पे टारगेट करिए। ओके, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो है आपने क्लास अगर अटेंड करी है तो, राइट। ओवरऑल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसी चल रही तैयारी, क्या हो रहा है ना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, उसी के साथ साथ सेपॉय म्यूटनी का भी डिस्कशन करेंगे कि हाँ सेपॉय म्यूटनी क्यों हो रही है, एंड ग्रेजुअली इट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।